हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। संध्याकालीन सेवा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं सब? क्या हाल चाल? हाउ इज एवरीवन? हाउ इज द जोश गाइस? लव यू ऑल। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अन्ना सेना ओपी एक बार धमाका मच जाए चैट बॉक्स के अंदर लाल लाल दिल के साथ। आप वेरी गुड इवनिंग गाइस। कैसे सब? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। संध्याकालीन सेवा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी थोड़ी देर के पश्चात हम शुरू करने वाले हैं अपना रंगारंग कार्यक्रम उड़ गए तोते का सीधा प्रसारण। क्या बात है, क्या बात है। छा गए तुसी, छा गए तुसी। वेरी गुड। सब ये सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे। आज वैसे तो आज हम शुरू करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं अपनी अपनी खुद की नजरों से, है ना, इस पर्टिकुलर बोर्ड की तरफ, कि आज हम शुरू करने वाले हैं बेसिक मैथ। बेसिक मैथ गुरु, बेसिक मैथ। ठीक है। जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी आ गई आज। देखिए ध्यान से, बेसिक मैथ आज शुरू होने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि पिछली क्लास में हमने कुछ सवालात, चंद सवालात छोड़ दिए थे आपके लिए। तो आज उन सवालों को पहले हम चकनाचूर करने वाले हैं और फिर आगे बढ़ने वाले हैं। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। हाँ हाँ, होमवर्क डिस्कस करेंगे। अगर होमवर्क नहीं, कुछ गड़बड़ हुई हो आपसे कि यार नहीं हो पाया या कुछ, तो चिंता की बात नहीं है। ये सब सवाल तो हम लोग को सॉल्व करना सीखना ही है बाबू। ओके। और फिर हम बात करेंगे। चलिए, ये वाला सवाल किया था क्या यार? एक बार जरा चेक करके बताना। ये वाला सवाल अभी करना है ना? ये वाला सवाल अभी करना है ना? चलिए। 50 students taking examination in mathematics, physics and chemistry. Each of the student has passed in at least one of the three subject, है ना? हर एक स्टूडेंट कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास हुआ ही है ना? कम से कम एक। इस लाइन का मतलब क्या निकालते हो तुम लोग, है ना? इस लाइन का क्या मतलब निकालते हो, है ना? ठीक है ना? ध्यान देगा। फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स टेकिंग एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज पास्ड इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट। हर एक स्टूडेंट कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुआ है। इसका मतलब क्या निकालते हो? अब ये मत होना सर, इसका मतलब है कि हर एक के घर में मिठाई तो बटी ही होगी। अरे वो नहीं यार। इसका मतलब क्या निकालते हो आप लोग? है ना? इसका मतलब क्या निकालते हो? हाँ, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। कुछ बच्चे बहुत खूबसूरत बातें कह रहे हैं। आई लाइक एवरी वन ऑफ यू। ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वही है यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब ये होता है गुरु, इसका मतलब ये होता है गुरु कि ये है यूनिवर्सल सेट। क्या ये बात सेट हो रही है दिमाग में कि ए यूनियन बी यूनियन सी ही आपका क्या है? यूनिवर्सल सेट। ठीक है। तो यानी कि आप देखते थे ना कि हम लोगों ने बोला कि भाई 50 ऐसे लोग हैं, टोटल लोग, है ना? और बोला कि 37 जो है वो मैथमेटिक्स में पास हुआ है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है बताइए? 24 फिजिक्स में, और उसके बाद अरे 43 केमिस्ट्री में। क्या बात है। ये हम सही तो बोल दिए ना? हम्म।
और बोला कि ज्यादा से ज्यादा 19 पास किया है मैथ्स और फिजिक्स में। तो अब यहां पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, कि हमने बोला क्या कि नंबर ऑफ स्टूडेंट विच हैज पास्ड इन मैथमेटिक्स इज एग्जैक्टली 37। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई बोलता है कि 24 लोग जो हैं वो फिजिक्स में पास किए, और केमिस्ट्री की जब बात आई तो कितने लोग हैं जो पास कर रहे हैं, 43, है ना। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। ये डेटा हमें, ये डेटा सेट हमें समझ में आ रहा है, ये गिवन है, ये गिवन है ना, ये बात आप पकड़ पा रहे होंगे, ये बात आप आसानी से पकड़ पा रहे होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये एटमोस्ट का क्या मतलब है बाबू, ये एटमोस्ट का मतलब क्या है, अब सुनिएगा ध्यान से, है ना। अब बहुत क्रिटिकल सा लैंग्वेज आ रहा है। एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम, है ना, ज्यादा से ज्यादा कितने पास हुए हैं मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में, यानी कि एन एम इंटरसेक्शन पी। इसके हिसाब से क्या कह रहा है कि एन एम इंटरसेक्शन पी इज लेस देन इक्वल टू 19, ज्यादा से ज्यादा 19 लोग पास हुए हैं मैथ्स में। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई बोलता है कि एटमोस्ट 29 इन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, है ना, कितना, 29 इन मैथ्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद बोल रहे हैं एंड एटमोस्ट 20 इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 20 लोग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में पास किए हैं। ठीक है, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर दैट कुड हैव पास्ड ऑल द 3 एग्जामिनेशन, ज्यादा ज्यादा कितने लोगों ने, मैक्सिमम। ठीक है, एक बात ये समझ में आ रही क्या, एक बात ये समझ में आ रही क्या, अगर ये बात समझ में आ रही है तो एक बार यस लिखिएगा चैट बॉक्स में कि सबसे पहले इनके तो एग्जैक्ट नंबर बोल रहा है कि मैथ्स में कितने लोगों ने पास किया है, 37, फिजिक्स में 24, है ना, केमिस्ट्री में 43, राइट। और अगर कोई बोल रहा है कि मैथ्स एंड फिजिक्स में एटमोस्ट, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो हमने बोला कि ज्यादा से ज्यादा, तो हमने बोला कि 19, इधर क्या हो गया 29, और कुछ मतलब इधर क्या हो जाएगा 20। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि अगर हम ये वाला अपना फॉर्मूला लगाएंगे एम यूनियन पी यूनियन सी, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता था मेरे भाई कि एन एम यूनियन पी यूनियन सी का जो फॉर्मूला है वो कहता था कि भैया एन एम प्लस एन पी प्लस एन यू माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन, ये क्या हो गया, यू कहां से आ गया भाई, सी ना भाई, सी ना भाई, है ना। हमने बोला कि एन एम प्लस एन पी प्लस एन सी माइनस क्या हो जाएगा, एन एम इंटरसेक्शन पी माइनस क्या हो जाएगा, एन पी इंटरसेक्शन सी, और माइनस आ जाएगा बच्चों आपका एन एम इंटरसेक्शन सी। और एक बार ध्वनि मत से इस बात को पारित कर लीजिएगा कि प्लस क्या आएगा, एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। इस पे हमें बात करनी है ना, इस पे हमें बात करनी है, एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब अगर एक बात समझिए कि हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, तो बोला 50 स्टूडेंट है, तो हमने बोला कि ये 50 है। इसकी वैल्यू क्या दी है, एनएम एनपी एनसी, तो इनका सम अगर निकालते हो तो 7 4 11 3 14 के 4 हासिल 1 3 1 4 2 6 4 10 104, और फिर ये माइनस माइनस में जो कुछ भी है ये तो है ही। ठीक है, माइनस एन पी इंटरसेक्शन सी, है ना, एन पी इंटरसेक्शन सी, और माइनस एम एन एम इंटरसेक्शन सी, है ना। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन आए तो सब्र और बढ़ जाना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर आप बिल्कुल टॉप रैंक में आना चाहते हैं तो भाई इस तरह की बातों को समझना पड़ेगा, है ना। इन्हीं से औकात बनने वाली है ना, इन्हीं तरह, इस तरह की चीजों को सीखने से ही औकात बनने वाली है हमारी। ठीक है, और यही सीख सीख कर लोग, है ना, रैंक 1 तक पहुंच जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और हमारे साथ काम करते रहिएगा। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, अब सुनिएगा ध्यान से, मैं इस वाली चीज को इधर ही छोड़ दे रहा हूं, है ना, इस वाली चीज को इधर ही छोड़ दे रहा हूं और बाकी सब चीजों को इधर ला रहा हूं, बाकी सब चीजों को इधर ला रहा हूं। तो मेरे पास यहां पे तो जगह नहीं है, तो मैं क्या सोच रहा था कि यहां ऊपर लिखता हूं, है ना, यहां पे ऊपर लिखता हूं एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, है ना। ध्यान से देखिए, ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक बोर्ड पे देखें। इधर आएगा 50, 104 इधर आएगा तो माइनस 104, और प्लस क्या आएगा, ये सारे अब माइनस के क्या बन जाएंगे, प्लस, यानी एन एम इंटरसेक्शन पी
प्लस एन पी इंटरसेक्शन सी, और फिर कितना आएगा एन सी इंटरसेक्शन एम। समझे बात को, समझे बात को, है ना, यहां तक समझे। अब मैं एक चीज आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, है ना, इन तीनों को जोड़ दूं तो क्या होगा पता है कि एन एम इंटरसेक्शन पी प्लस एन एम इंटरसेक्शन सी और प्लस एन पी इंटरसेक्शन सी, दिस इज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल टू, है ना, दिस इज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल टू, इन सबको जोड़ो, 9 9 18 के 8 हासिल 1 2 2 4 1 5 1 6, यानी कि दिस इज लेस देन इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों 68। दिस इज लेस देन इक्वल टू क्या आएगा 68, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि यहां पे देखिएगा तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये, अच्छा एक चीज और सुनिएगा, ये चीज कितनी आ रही है, ये चीज कितनी आ रही है, एक बार ध्यान से देखिएगा। हमने इसको इससे हटाया तो ये मेरे ख्याल से दे रहा है 4 में से 0 गया 0, या फिर आप इसको पहले लिख दो, इसको पहले लिख दो एन एम इंटरसेक्शन पी। अब इनमें क्या नोटेशन, नोटेशन ना थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है, पी इंटरसेक्शन सी, है ना, ध्यान से देखिएगा, और फिर क्या आएगा एन एम इंटरसेक्शन सी, और माइनस में क्या आ रहा है बच्चों, है ना, माइनस में क्या आ रहा है, 4 में से 0 गया 4 और 10 में से 5 गया 5, तो ये 54 माइनस में आ रहे हैं, है ना, ध्यान से देखिएगा। तो यानी अब मैं क्या कह रहा हूं, है ना, अब मैं क्या कह रहा हूं कि इसमें दोनों साइड 54 घटा दो, क्योंकि देखो तुम्हें ये एक्सप्रेशन पे फोकस करना है। क्या आप फोकस कर पा रहे हो इस एक्सप्रेशन पे, क्या आप इस एक्सप्रेशन पे फोकस कर पा रहे हो? अगर इस एक्सप्रेशन फोकस कर पाओगे तो ये पूरी चीज तो सेम टू सेम आ गई मेरे पास, और मैं -54 कर दूं तो गेम ओवर हो जाएगा, -54 कर दूं। तो हमने बोला कि जैसे ही इसमें हमने -54 किया बच्चों, तो एन एम इंटरसेक्शन पी प्लस एन एम इंटरसेक्शन सी और प्लस एन पी इंटरसेक्शन सी, और मैं क्या कह रहा हूं कि माइनस क्या कर दो 54, माइनस क्या कर दो 54, तो 68 में से 54 घटाओ कितना आएगा, तो हमने बोला 68 माइनस 54 कर दिया दोनों साइड, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 8 में से 4 गया 4 और 6 में से 5 गया 1, यानी 14 आ रही है ना। यानी हम बोल सकते हैं क्या कि ये पूरा एक्सप्रेशन 14 से छोटा है, ये पूरा एक्सप्रेशन किससे छोटा है 14 से। यानी अब आप यहां पे बहुत तसल्ली से देख पाओगे, मैं एक बार और समझा दे रहा हूं इसको पूरे को, कि एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी की बात हो रही थी यहां तक, तो यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी इज लेस देन इक्वल टू 14, है ना, लेस देन इक्वल टू 14। एक बार देख लो, एक बार देख लो, ये आ गया, ये हमारा क्या होगा आंसर। क्यों? क्योंकि बोला व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट कुड हैव पास्ड ऑल द 3 एग्जामिनेशन, है ना। एक बार देख लो आराम से, फिर हम लोग डाउट लेते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सारी चीजें इसी से रिपीटेड है, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके देखते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो जो बच्चे मेरे साथ कंटिन्यूअस बने हुए होंगे, मुझे लगता है उनको हर एक बात समझ में आएगी, है ना। और जो बच्चे अपना काम आधा अधूरा कर रहे होंगे, डीपीपी नहीं कर रहे होंगे, ये काम वो काम सब छोड़ के बैठे होंगे, उनको परेशानी आएगी, है ना। और उनकी परेशानी अब थोड़ी थोड़ी, है ना, 2-4 चैप्टर के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर सही में आप एस्पिरेंट हैं, है ना, सही में अगर आप एस्पिरेंट हैं, आप चाहते हैं भैया कि हमको करना है सर जी, तो फिर आपको लगना पड़ेगा, है ना, इस चैट बॉक्स में आपको अपना कंट्रीब्यूशन सिर्फ तभी डालना पड़ेगा जब मास्टर अपनी तरफ से पूछ रहा है कि भैया क्लियर है क्या, और उस समय आपका आंसर यस में आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप उस तरह के स्टूडेंट है तो फिर काम बन जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे शायद यहां पे नहीं रह पाइएगा, है ना, यहां पे क्या पढ़ाई में नहीं रह पाइएगा। फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स टेकिंग एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स, ठीक है ना, फिर से बात कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स टेकिंग एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज पास्ड इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब हर एक बच्चा कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुआ है। इसका सिंपल मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमने ए यूनियन बी यूनियन सी इनवर्सल सेट, जो कि बहुत सारे बच्चों ने दिया है, और 14 भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है। तो सबसे पहले उन सारे बच्चों के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए सबसे पहले मेरी तरफ से, कि बिल्कुल सही आपने एनालाइज किया है, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी हमने क्या किया, और जो बच्चे नहीं सीख पाए वो ध्यान से देखिए, 37 पास इन मैथमेटिक्स, तो ये इजी डेटा है ना। लेकिन यहां पे क्या कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा 19 लोगों ने मैथ्स पास किया है,
तो मैक्सिमम, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, चाहे तो आप इंग्लिश का हिंदी करके देख सकते हैं गूगल के अंदर, ठीक है। तो हमने बोला क्या, एटलीस्ट अगर 19 है तो यानी m इंटरसेक्शन p की मैक्सिमम वैल्यू 19 है। मैक्सिमम कैसे लिखते हैं, अगर आप डीपीपी के सॉल्यूशंस देख रहे होंगे तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको इस बात का मतलब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि डीपीपी में भी इस तरह की बातें मैं बार बार कर रहा हूं कि मैक्सिमम का मतलब क्या है, मिनिमम का मतलब क्या है। तो जो बच्चा आज पूछ रहा है कि यार सर मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, इसका मतलब वो डीपीपी से बिल्कुल कट ऑफ है, उसका रिश्ता नहीं चल रहा है। तो आप अपने आप को जोड़िए, आप अपने आप को जोड़िए, सारी चीजों जोड़िए और लगातार जोड़िए, हर क्लास को कीजिए। किसी क्लास को मिस कर रहे हैं तो बहुत दुखद बात है बच्चों, है ना, बहुत दुखद बात है। बहुत मेहनत की जा रही है, आपको भी मेहनत करना चाहिए, ठीक है। सुबह शाम तक आपके काम के लिए लगा रहता हूं, है ना। तो हमने बोला क्या कि मैक्सिमम चीज है जो वो 19 है ना। मैक्सिमम क्या है, इसमें क्या है, 19 है, देख सकते हैं लिख रहा है एटमोस्ट, इधर 29 है, इधर 20 है। अब मैंने क्या कहा कि अपन को एन एम यूनियन पी यूनियन सी का फॉर्मूला पता है, तो मैंने इसमें लगाया है फॉर्मूला जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हमने क्या कहा, सिंपल सी बात है कि ये वाली वैल्यू तो 50 दी हुई है यूनिवर्सल सेट, और ये दोनों सेम है। इनकी वैल्यूज मैंने जोड़ के डायरेक्टली लिख दी, यहां पे 104 आ गया। इनकी वैल्यू ये सब है और प्लस ये, इसके ऊपर फोकस करना है। तो मैंने क्या कहा, इसको अलग कर लीजिए एक साइड और इन सबको दूसरी साइड पटक दीजिए। तो 50 - 104 और ये सब क्या आ जाएंगे प्लस के साथ। ओके, अब मैंने इन तीनों इनइक्वालिटीज को जोड़ दिया है ना। कोई बोले इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करेंगे, अभी तुम ज्यादा सॉल्व मत करो, तुम तो बस देखो क्या चीज चल रही है। तो हमने तीनों को जैसे ही जोड़ा, तीनों को जोड़ते ही लेस देन इक्वल टू 68 आ गया। बट मेरा मन यहां भी नहीं बढ़ा, क्योंकि मेरी वैल्यू आ रही है दिस -54, तो दिस -54 निकाला तो 14 आ रहा है। तो यानी कि ये वैल्यू 14 से छोटी है, इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन c वाला, वो लेस देन इक्वल टू 14 है। यानी कोई नंबर अगर 14 या 14 से छोटा है, यानी उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 14 है ना। ठीक है, जिनका भी करेक्ट हुआ था बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला कम से कम मैंने डीपीपी के अंदर 4 बार डाल दिया है। क्या अग्री कर दो, आज के डीपीपी यानी डीपीपी नंबर 6 में भी डाला हुआ है। डीपीपी नंबर, आज तो खैर कोई डीपीपी नहीं होगी, है ना, लेकिन डीपीपी नंबर 6 में भी डाला हुआ है। कम से कम 4 से 5 बार हो चुका है, 4 से 5 बार हो चुका है, ठीक है ना। सो दैट कि आपकी मैच्योरिटी बन जाए। मेरा बस एक ही काम है यार कि तुम्हारी मैच्योरिटी बना दूं। अगर तुम काम करोगे मेरे साथ तो तुम्हारी मैच्योरिटी में उस लेवल पे तैयार कर दूंगा जो आप सोच भी नहीं सकते हो कि सर उस लेवल पे चला जा सकता है मेरा मैथ्स, है ना। तो इसलिए ध्यान से सुनते रहिए। टू फाइनाइट सेट हैव m and n एलिमेंट रेस्पेक्टिवली, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड। तो ये देखो पहले दिन हम कितना स्ट्रगल कर रहे थे इस इक्वेशन को बनाने में। आज मुझे लगता है कि पेन उठाते ही आप में से 90% बच्चे जो पढ़ाई कर रहे होंगे वो सभी के सभी डायरेक्टली इस इक्वेशन को लिख पा रहे होंगे। एम आई राइट? दिस इज कॉल्ड एज मैच्योरिटी, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, जो मैं बोल रहा था कि ब्रेन के मसल्स बनाने वाली बात है ना। आप डायरेक्टली ये लिख पा रहे होंगे, मुझे 100% उम्मीद है ना। पोल ले लें। ओके चलिए, एक्चुअली मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूं, कुछ बच्चे ऐसी सी बातें लिखने लग जाते हैं ना, फिर मुझे लगता है कि वो बच्चे हैं या कौन है, मुझे एक्चुअली नहीं पता चलता है ना। क्योंकि मुझे लगता है जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं वो इस तरह की बातें शायद नहीं करते होंगे, लेकिन ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं यार, सब कुछ मेरे हाथ में थोड़े ही है ना। मेरे हाथ में है पढ़ाना, अच्छा पढ़ाना, खूबसूरत पढ़ाना, ऐसा पढ़ाना कि जो बच्चे मेरे साथ लगातार कनेक्टिविटी बना के चल रहे हैं उनको बहुत अच्छा कर देना, है ना। तो यही है मेरे हाथ में यार। नहीं, चैट के लिए मेरे को एक बच्चे ने बड़ा ही प्यारा सा तो बतलाया था, है ना। कल मैं टेलीग्राम पे शायद एक मैसेज देख रहा था, एक बच्चे ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी कि सर आप चैट में जो स्पैम है ना उसको एड्स की तरह लिया कीजिए, है ना। एड मतलब एडवर्टीजमेंट की तरह लिया कीजिए, जैसे होता है ना कि स्किप द एडवर्टीजमें, तो वैसे ही आप उसको स्किप कर दिया कीजिए। लेकिन बात वही है ना कि नजर पड़ जाती है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, बस ये वाली बात है। ठीक है चलिए, इसका आंसर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें ये पहला स्टेप था, है ना, पहला स्टेप अपनी जर्नी का था। ठीक है, फिर इसको याद कीजिए कि 2 की पावर n निकालने में मेरे को समझाने में कितना टाइम लग गया था। तो मैंने बोला था इसको हटाने के लिए, तो आपको पता है कि अब आप ये चीज डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। मेरे ख्याल से आप में से हर एक बच्चा ये काम कर सकता है, ठीक है। और ये हमें पता है कि इवन है और ये ऑड है। डीपीपी के सॉल्यूशन से अगर आप निरंतर देख रहे होंगे तो मैं ऐसे ही समझा रहा हूं, बार बार आपको समझा रहा हूं, ये इवन है ये ऑड है, तो इसमें से इवन वाले हटा दो। तो 8 है, 8 इंटू 7, तो यानी कि ये हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 7, 8 इंटू 7 दैट इज 56। तो यानी यहां से n की वैल्यू डायरेक्टली 3 आ जाती है, और यहां 2 की पावर m माइनस n माइनस 1
कितना आ जाता है 7। तो हमने बोला 1 को इधर भेज देंगे तो 2 की पावर m माइनस n कितना हो जाएगा 7 + 1 8 है ना, ये इधर जाएगा और इसका मतलब ये 2 क्यों हुआ, तो बच्चों m माइनस n की वैल्यू 3 हुई, n 3 है ना, n 3 है तो m माइनस 3 इज 3, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 6। तो बहुत सुंदर बात है कि मेरे ख्याल से दोनों का आंसर क्या आ गया मेरा 3 और 6 आ गया। हाँ m इज 6 और n इज 3 है ना, ठीक है ठीक है, मुझे लगा मेरा गलत आ गया 6 और 3, तो यानी कि मेरे ख्याल से इसका सही आंसर क्या होगा सी कैलकाटा। 80% क्रॉस हो चुका है, इसका मतलब है कि बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना। 80% क्रॉस अपने आप में मेरे ख्याल से मेरी क्लास में शायद ज्यादा है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करें कि इन अ टाउन ऑफ 10,000 फैमिलीज इट हैज बीन फाउंड दैट 40% फैमिलीज बाई न्यूज़पेपर ए, बाई न्यूज़पेपर ए, 20% फैमिलीज बाई न्यूज़पेपर बी एंड 10% फैमिलीज बाई न्यूज़पेपर सी। तो मैं डायरेक्टली डेटा लिख सकता हूं क्या भाई कि एन ए 40%, यानी कि इसका 4/10, 4/10 करोगे तो 4,000 आएगा। क्या मैं सही हूं? ये तो तुम लोग ओरली कैलकुलेट कर पा रहे होगे ना चैंपियंस में। तो एन बी 20%, 20% करोगे तो कितना 2,000, और फिर एनसी, तो एनसी कितना हो जाएगा बच्चों 1,000, एनसी कितना हो जाएगा 1,000, ठीक है। और बोलता है 5% फैमिली बाई ए एंड बी, ठीक है। तो यानी कि हम लोग बोले ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा बच्चों 500। मैं सही लिख रहा हूं तो बताते जाइएगा, है ना। और फिर क्या कह रहे हैं 3%, तो बी इंटरसेक्शन सी 300 और सी इंटरसेक्शन ए, तो क्या बोल रहे हैं भाई कि 4% बाई थे यानी कि 400 और 2% बाई ऑल द 3, तो यानी सारी डेटा दे दिया इसने। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज गोइंग टू बी 200, है ना। अब बोला फाइंड द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाई न्यूज़पेपर ए ओनली। याद कीजिए न्यूज़पेपर ए का कौन सा रीजन है ना, न्यूज़पेपर ए का कौन सा रीजन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। न्यूज़पेपर ए का कौन सा रीजन है देखिएगा ध्यान से, है ना। न्यूज़पेपर ए का कौन सा रीजन है, मैं इसमें अब प्रो हो चुका हूं, मुझे पता है कि मुझे यहां पे से टिप्पा मारना है। तो न्यूज़पेपर ए का रीजन ये वाला है ना, न्यूज़पेपर ए का रीजन ये वाला है, ठीक है। पक्की बात है, सोच लो एक बार, ध्यान से देख लो। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम कैसे, क्योंकि नंबर ऑफ फैमिलीज बाई न्यूज़पेपर ए ओनली, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब देखो इसको सिंपल सा खेलते हैं कि हमें पता है ये 200 है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन जी सर ये 200 है, तो यहां पे 200 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने बोला, सुनना ध्यान से, अब मैंने बोला ए इंटरसेक्शन बी क्या है गुरु, तो ए इंटरसेक्शन बी है आपका कितना 500, तो ये 200 है और ए इंटरसेक्शन बी 500 है, तो ये कितना हो गया 300 सर, ठीक है सर। अब कोई बोलता है, सुनना ध्यान से, ए इंटरसेक्शन सी कितना है, ए इंटरसेक्शन सी मेरे बच्चों है 400, जिसमें 200 खुद खा के बैठा है, तो इधर 200 हो गया। और एन ए क्या है, एन ए है 4,000, तो यानी कि ये देखो 300 200 500 200 700 और ये 4,000 है, तो इधर कितना आएगा मेरे ख्याल से 3300। मैं सही बोल रहा हूं क्या, एक बार जोड़ के देखो। तो मेरे ख्याल से यहां पे ओनली न्यूज़पेपर ए, तो ये 3300 विल बी द राइट आंसर। क्या मेरा आंसर सही है? देखिए सीखिए मैं किस तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, देखिए बहुत आसानी से हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब बोला द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाई नन ऑफ ए एंड बी एंड सी, तो हमने बोला कि नन ऑफ ए एंड बी एंड सी के लिए सिंपल है कि सबसे पहले आप निकालो ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे आएगा, है ना, तो लास्ट क्लास में हमने बात की हुई है, इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, यानी कि 4,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000, है ना, माइनस, है ना, 4,000 प्लस 2,000 माइनस 1,000 प्लस माइनस ये दोनों तीनों 500 300 400, है ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए, है ना, और फिर बनेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस 200, है ना। तो यानी कि 4 2 6 7,000 7,000 और 500 300 800 400 1200। क्या बच्चों ये 6,000 6,000 आ रहा है क्या, 6,000 आ रहा है क्या, इज इट 6,000 है ना। और टोटल 10,000 लोग हैं और इसमें 6,000 लोग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो कितने लोग नहीं पढ़ रहे, तो नहीं पढ़ने वालों की संख्या मुझे लगता है 10,000 में से 6,000 हटा दोगे तो 4,000। मजा आ गया, मजा आ गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा अगर आपने खुद से सॉल्व कर लिया होगा तो, है ना।
मजा आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अब ये कह रहे हैं कि 200 स्टूडेंट हैं स्कूल में। इट वाज फाउंड दैट 120 मैथ्स पढ़ रहे हैं, 90 फिजिक्स और 70 केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 40 मैथ्स एंड फिजिक्स, 30 इसमें, और ये 20 नन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। ओके, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि अगर 20 नन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ पता है ना? कौन से रीजन की, अच्छा ये वाला कर लिया था ना अपन ने, ये वाला कर लिया था ना, ये कर लिया था ना हमने, सॉल्व कर लिया था ना ये? एक बार बताओ, ये कर लिया था ना हमने? है ना, दिस इज डन। यस, मैं भी वही कह रहा था, मुझे भी लग रहा था ये हमने क्लास में कर लिया, ऑलरेडी डन है ना, ये हमने ऑलरेडी कर लिया था, ठीक है, ऑलरेडी डन। हाँ, ये आया सवाल। इसमें मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों के तोता उड़ मैना उड़ हुआ है ना। चलिए इसका पोल ले लेते हैं बच्चों, चलो। हाँ, मतलब सिमिलर क्वेश्चन भी अगर था तो वो हो गया होगा आपसे, है ना, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। करेंगे करेंगे। आपको ये नहीं लिखना है कि नहीं हुआ, ये सब नहीं लिखना है, मैंने पूछा ही नहीं है, मैंने बोला बस इसका पोल कीजिए। आप जबरदस्ती एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, है ना, आपको बस लिखना है पोल में, आपको जो भी आपको आंसर समझ में आ रहा है ना, बाकी इसको मैं एक्सप्लेन तो करूंगा ही ना। चलिए, तो मेरे ख्याल से इसका सही आंसर शायद बी बॉम्बे है ना, शायद बी बॉम्बे है। लेट्स चेक। ओके, बहुत सारे बच्चों ने किया है भाई, कंपटीशन काफी टाइट है इस बैच में, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर सही में तुम लोग खुद से सॉल्व कर रहे हो तो कंपटीशन काफी टाइट है भाई। 65% बच्चों ने इसको क्रैक कर दिया है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि एक्स आर कंटेन्स 5 एलिमेंट्स, ठीक है। अभी को बोले सर एक्स आर का क्या मतलब है ना, सुनना ध्यान से, है ना, सुनना ध्यान से। यहां आर एक सफिक्स है, आर एक सफिक्स है। कोई बोले सर सफिक्स का मतलब नहीं समझ में आता है, तो आप उसको समझने की कोशिश भी मत कीजिए, आप बस नोटेशन देखिए कि एक्स के नीचे जो आर लगा हुआ है उसको शायद सफिक्स कहते होंगे इंग्लिश में, बस इतना ही समझिए, है ना, बहुत ज्यादा इंग्लिश समझने से मैथ नहीं होने वाली, ठीक है। तो हमने बोला एक्स आर कंटेन्स 5 एलिमेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ पता है? देखो आर की वैल्यू 1 से 20 जा रही है, ध्यान रखिएगा, आर की वैल्यू 1 से 20 जा रही है, तो यानी एक्स आर में क्या है पता है? x1 x2, है ना। इसको आप लिमिट सोच सकते हो, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी इसको बतलाया था, फिर से बतला देता हूं, फिर से बतला देता हूं, है ना, फिर से बतला देता हूं। अगर ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, नहीं ध्यान से लिखिएगा तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई ना कोई तो ध्यान से देखिएगा ना, कोई ना कोई तो आईआईटी निकालेगा ना, कोई ना कोई तो रैंक 1 पे आएगा ना, कोई ना कोई रैंक 10 पे आएगा ना कोई रैंक 100 पे आएगा ना कुछ तो ड्रॉप लेंगे ना, है ना। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी, इसलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हमने बोला आर इक्वल टू 1 से 20 यूनियन। सबसे पहली चीज समझिएगा कि यहां पे ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है आर की, यानी आर की लोएस्ट वैल्यू 1 रखेंगे और मैक्सिमम 20 रखेंगे। कहां पे रखेंगे? जहां आर लिखा हुआ होगा, जहां आर लिखा हुआ होगा। तो हमने बोला आर की जगह 1 से 20 रखते हैं, तो क्या क्या मिलेगा? x1 मिलेगा, फिर x2 मिलेगा और x3 मिलेगा, और इस तरीके से जब हम लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे तो हमारे पास लास्ट क्या मिलेगा बच्चों? x20 मिलेगा। ऐसे मिलेगा लोअर से अपर तक, ठीक है। अब कोई बोले कि सर इनको कौन सी ऐसी चीज है जो बांध रही है, तो आप देखोगे ये जो सिंबल है ना, ये इनको बांध रहा है। तो ये सिंबल किसका है? यूनियन का। तो यानी इनको बांधने वाला सिंबल कौन है? यूनियन। मतलब दिस इज लाइक x1 यूनियन x2 यूनियन x3 यूनियन x4 एंड सो ऑन टिल यूनियन x20। इस चीज का, है ना, सिंपल शब्दों में ये मीनिंग निकल कर आता है ना, इसका ये सिंपल शब्दों में मीनिंग निकल कर आता है। मतलब x1 में जो एलिमेंट होंगे, x2 में जो एलिमेंट होंगे, x3 में जो एलिमेंट होंगे, टिल x20 में जो एलिमेंट है, उन सब का क्या है? यूनियन। उन सब का क्या है? यूनियन। अब एक चीज सुनिएगा,
अब कह रहा है कि ईच XR कंटेन्स 5 एलिमेंट, मतलब हर एक XR में 5 एलिमेंट है। मतलब अगर कोई मुझसे पूछता है X1 में कितने हैं, X2 में कितने हैं, X3 में कितने हैं, तो सभी में कितने एलिमेंट है, सभी में 5-5 एलिमेंट है गुरु। इनमें ईच वन हैज 5 एलिमेंट्स। तो अगर मैं एलिमेंट्स की काउंटिंग करूं, है ना, सेम एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट, कोई पूछेगी सर इसमें सेम एलिमेंट है या डिफरेंट एलिमेंट है, वो मुझे नहीं पता है, वो मुझे नहीं पता, हो सकता है सेम हो सकता है डिफरेंट हो, मुझे अभी कुछ नहीं पता। लेकिन हां ये मुझे पता है कि X1 में, X2 में, X3 में टिल X20 में मेरे भाई सब में 5-5 एलिमेंट है ना, सब में कितने एलिमेंट हैं, 5-5 एलिमेंट है। या ध्यान दीजिएगा, X1 से X20 में सब में क्या है, 5-5 एलिमेंट है, ठीक है। इस तरीके से क्या कह रहा है, YR। अच्छा, YR में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, डिस्क्लोज ही नहीं किया, इसमें बोला है R इक्वल टू 1 से N। तो हमने बोला ठीक है भाई, यूनियन R इक्वल टू 1 से N का मतलब क्या हो फिर, है ना, इसका मतलब हुआ गुरुजी कि आप R की वैल्यू 1 से N रखिए, Y1 यूनियन Y2 यूनियन Y3 ऐसे चलेगा, और टिल कहां तक चलेगा, यूनियन YN, है ना। इस तरीके से मेरे ख्याल से ये गेम चलेगा, ठीक है, ये चीज। और इसमें क्या कह रहे हैं कि जितने हैं ना Y1 से लेकर YN, इन सब में 2-2 एलिमेंट है, ठीक है, इन सब में 2-2 एलिमेंट है। अब एक चीज सुनना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। देखो, नहीं सीखोगे तो बिल्कुल औकात नहीं बन पाएगी, अगर सीखोगे तभी औकात बन पाएगी, ठीक है। तो ये सब ऐसे सवाल हैं जो बहुत सारे बच्चों के लिए ये बिल्कुल आप समझ रहे हैं ना कि बिल्कुल रीच से बाहर होते हैं, तो उसको ध्यान से सुन के समझना पड़ेगा, है ना, तभी आप रैंक या सिलेक्शन या इस तरह की चीज, क्योंकि अगर इस लेवल की अगर आपकी बुद्धि हो गई तो IIT उठा के कोई भी पत्थर मारेगा, है ना, आप उसको फूल में बदल दीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान से समझते रहिए, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा आराम से भी जा रहा हूं, आई एम गोइंग स्लो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। हो सकता है आपने सॉल्व भी कर लिया हो, लेकिन हो सकता हो कि आपकी इनसाइट अभी भी अधूरी हो, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो हमने बोला कि इसमें 5 एलिमेंट है सब में, और इसमें कितने हैं, 2 एलिमेंट है, और ये हमारे ख्याल से इसका मीनिंग है और इसका मीनिंग है। अब सुनना ध्यान से, इसका भी यूनियन S है ना, और इसका भी यूनियन S है। कोई बोले सर ये कैसे पता चला आपको, यहां लिखा हुआ है, देखो बेटा, यहां लिखा हुआ है, ठीक है। अब बोले इफ ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स ऑफ द XR, मतलब मुझे यहां पे S के नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं बताया, तो मैंने मान लिया कि लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन S, है ना, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन S बी M। हमने मान लिया क्या कि M में कितने एलिमेंट है, S एलिमेंट, है ना, सिंपल काउंटिंग है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल काउंटिंग है, ठीक है। अब सुनिएगा, तो हमने बोला कि अगर मैं काउंट कर रहा हूं कि टोटल एलिमेंट्स कितने हो रहे हैं, रिपीटेड या जो कुछ भी है ना, सब कुछ, ठीक है। तो आप देखो, इसमें हर एक में 5-5 एलिमेंट है, तो टोटल एलिमेंट काउंट करोगे तो कितना आएगा, 20 इंटू 5, है ना। टोटल एलिमेंट अगर काउंट करोगे तो कितना आएगा, 20 इंटू 5। अब हम लोग बोल सकते हैं कि दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या, क्योंकि बोल रहे हैं S में कितने एलिमेंट है, M, और हर एक एलिमेंट कितने में है, देखना, इफ ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग टू एग्जैक्टली 10 ऑफ द XR, मतलब इसका हर एक एलिमेंट 10 में। तो यानी हम बोल सकते हैं कि अगर इसमें टोटल M एलिमेंट है तो पहला एलिमेंट 10 में होगा, दूसरा एलिमेंट 10 में होगा, mth एलिमेंट 10 में होगा। तो यानी कि इसके जो एलिमेंट्स की काउंटिंग करोगे इधर से, तो वो कितना आएगा, 10 इंटू M। यानी यहां से तुम्हारे को M की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 20 इंटू 5, दैट इज 100 अपॉन 10, दैट इज गोइंग टू बी 10, ठीक है। यानी हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट S मिल गया। अब सेम लॉजिक यहां लगाएंगे, तो हमने बोला कि अब हमें पता चल गया कि M में कितने एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है। अब सुनना, अब बोला कि एंड एग्जैक्टली 4 ऑफ द YR, यानी S के जितने एलिमेंट है, जैसे हमने बोला 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट टिल 10th एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट कितने में है ना, नहीं समझ में, मैं फिर से सिखाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। पहला एलिमेंट कितने में, 4 में, दूसरे कितने में, 4 में, तीसरा कितने में, 4 में, 10वां कितने में, 4 में। तो अगर ऐसे काउंट करें तो टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी आएगी, 40। इसमें रिपीटेड रिपीटेड सब काउंटेड है, इसमें रिपीटेड रिपीटेड सब काउंटेड है, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू, अब देखना, इसमें कितने, Y1 में 2 एलिमेंट, Y2 में 2 एलिमेंट, YN में 2 एलिमेंट, तो इधर से काउंट करोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू N, है ना। यानी यहां से N की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 40 अपॉन 2, दैट इज 20। 40 अपॉन 2 कितनी आ जाएगी, 20। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या आएगा, बी बॉम्बे, बी बॉम्बे। देख लो यार, सीखने चाहोगे तो सब सिखा देंगे, ठीक है।
देखो समझा नहीं समझा भी मत लिखो, है ना, पहले तो आप इसको देखो ध्यान से, है ना। अगर देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। देख लो, लिखते जाओ और लिखते रहो। मैं मना कर रहा हूं लिखने के लिए, आप अगर फिर से लिख रहे हो तो यानी आप मेरी बात नहीं मान रहे हो। मैं मना कर रहा हूं कि मत लिखो, नॉट रिपीट मत लिखो, मैं खुद से कर दूंगा। मैं अभी बोल रहा हूं कि जस्ट टेक अ टाइम और थोड़ा सा देखो। अगर फिर भी तुम लिखते रहोगे लिखते रहोगे लिखते रहोगे तो फिर वही होगा जो तुम समझ रहे हो या सोच रहे हो, है ना। फिर तुम खुद ही अपने सिस्टम्स को बिगाड़ते हो। तुम्हें एक अच्छा मौका दिया गया है कि हम एक अच्छे कंटेंट को कंज्यूम करें, और तुम क्या कर रहे हो, है ना, जो चीज लिख रहे हो, है ना, वो बहुत खराब कर रहे हो। क्योंकि उससे मेरा नुकसान नहीं होगा, अल्टीमेटली नुकसान तुम्हारा हो जाएगा। फिर वो मत करो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, जबकि थोड़ी देर बेटा देखो तो मेरी बात समझो और उसको थोड़ी देर देखने की कोशिश करो कि किस तरीके से चीज चल रही है। फिर भी तुम लिख रहे हो तो कोई बात नहीं, आप भी समझदार हो, हम भी समझदार हैं, ठीक है। कोई नहीं, लिख लो, जितना लिखने की इच्छा हो लिख लो। रिपीट रिपीट, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि नेवर यूज दिस वर्ड एनी टाइम इन दिस चैट बॉक्स। नेवर यूज, अगर आप मेरे साथ चलने वाले हो तो नेवर यूज दिस वर्ड। आई विल रिपीट फॉर माई सेल्फ, डोंट वरी। देख लो, ठीक है। तो अगर आप इसको समझना चाहो, है ना, अगर आप इसको समझना चाहो तो मैं रिपीट करूंगा, है ना, आपके बिना कहे रिपीट करूंगा। मैं सॉल्व करते करते बोल रहा हूं बीच में कि रिपीट करूंगा, फिर भी तुम वही लिख रहे हो, तुम फिर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ठीक है। चलिए लिख लो, लिख लो, जिसको लिखना है लिख लो। वो अल्टीमेटली इस देश का अच्छा तो नहीं कर रहा है, ये तुम मान के चलो। ओके, तो हमने बोला क्या कि हर एक सेट में नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, हम इसको हटा सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वो है। आप डिसाइड कर रहे हो क्लास का लेवल क्या होगा, ये आप सब डिसाइड कर रहे हो, ठीक है। बाद में मुझे नहीं कह सकते तुम, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनते रहिए, है ना, सुनिए ध्यान से। ईच सेट एक्स आर कंटेन्स 5 एलिमेंट, यानी कि हमने पहले ये समझा क्या कि आर की वैल्यू अगर 1 से 20 है तो एक्स आर में टोटल एलिमेंट कितने हैं। हर एक एलिमेंट में 5 है। हर एक में कितने हैं, 5 है, ठीक है। हर एक में कितने हैं, 5 है। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं हर एक में अगर 5 है, ये अगर सही ऑप्शन आ गया, मैं अब से सोच रहा हूं कि ये और ये दोनों ऑफ करके चलते हैं ना। चलिए, हमने बोला क्या कि हर एक सेट एक्स आर कंटेन्स 5 एलिमेंट, मतलब हर एक में, यानी एक्स आर मतलब कहां से कहां तक, x1 से लेकर x20 तक, इन सभी में कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट। यानी कि अगर मैं टोटल एलिमेंट की संख्या काउंट करूं, है ना, ये सारे डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं है, इनमें कुछ सेम भी हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट भी हो सकते हैं, सब तरह के एलिमेंट्स है, एवरीथिंग। जैसे अगर मैंने कहा कि सपोज कर लो, है ना, सपोज कर लो कि तुम्हारे पास एक सेट एस है ना, एक सेट एस है ना, मान लीजिए एक सेट एस है जिसमें हमने बोला कि 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, ये सेट एस है। और इससे मैंने क्या किया ना, इससे सपोज कर लो कि मैंने क्या किया ना कि अलग अलग तरह के सेट बना दिए, है ना, अलग अलग तरह के सेट बना दिए, 3 सेट बना दिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इसमें जैसे हर एक एलिमेंट को मैं क्या कर रहा हूं कि 3 बार यूज कर रहा हूं, है ना, हर एक एलिमेंट को मान लो 3 बार यूज कर रहा हूं। जैसे मान लो कि 5 सेट बना दिया, है ना, सपोज कर लो ये 5 है, और हर एक एलिमेंट को मैंने इसमें कितनी बार यूज किया है, 5 बार, तो सॉरी 3 बार। तो जैसे मान लो कि 1 1 1 ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। 2 2 2, मान लीजिए कि 2 इसमें लिख दिया, 2 इसमें लिख दिया, 2 इसमें लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने 3 3 3 लिख दिया, जैसे मान लीजिए 3 इसमें लिख दिया, 3 इसमें लिख दिया, 3 इसमें लिख दिया। देखो हर एक एलिमेंट 3 बार लिख रहे हैं। 4 लिख दिया, 4 4, है ना, 4 3 बार लिख दिया। फिर हमारे पास क्या बचा, 5, तो 5 5 5, देख लो एक बार, आप देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो। ये मैंने बना दिया, मान लो x1 x2 x3 x4 x5 ऐसे कुछ बनाए। इस तरीके से हमने क्या बनाए, 5 सेट बनाए, है ना। इस तरीके से हम लोगों ने क्या बनाया, 5 सेट बनाए, है ना। ध्यान से देखो, 5 सेट बनाए, एक सेट एस था, उससे 5 सेट बनाए। इसमें मैंने क्या किया, हर एक में 3 एलिमेंट लिया, है ना, हर एक में क्या लिया, 3 एलिमेंट लिया। और एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एस हैज बीन यूज्ड इन 3 सेट। यही चीज कह रहा है, यही चीज कह रहा है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे
तो बोला एक्स आर कंटेन्स 5 एलिमेंट्स, मतलब x1 से x20 तक हर एक में 5 एलिमेंट है। जैसे मैं यहां पे क्या बोला हूं, x1 से x5 तक, मैं अपने एग्जांपल में क्या बोला हूं, हर एक में 3 एलिमेंट, हर एक में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या कहता है, देखो इफ ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ द एक्सआर, तो यानी हम लोग बोल रहे हैं क्या कि हर एक एलिमेंट एस का कितने एक्सआर में है, 10 में। तो हमने यहां पे क्या बोला कि हर एक एलिमेंट ऑफ एस इज इन एग्जैक्टली 3 ऑफ द एक्सआर, 3 ऑफ द एक्सआर। जैसे 1 देखो, 1 कितने एक्सआर में है, तो x1 में, x4 में और x2 में, 3 में। ऐसे 2 भी देखोगे तो 3 में मिलेगा, आप काउंट करके देख लो, 3 भी देख लो, 4 भी देख लो, 5 भी देख लो। तो अगर मैं इन एलिमेंट्स की संख्या काउंट करूं तो टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे, 15 ही तो आएंगे ना भाई, 15 ही तो आएंगे, ठीक है। कोई बोले सर ये सारे डिफरेंट है, मैंने कब कहा डिफरेंट है, मैं बोला डिफरेंट डिफरेंट नहीं, जितने एलिमेंट्स है वो काउंट कर लो तो कितने आ जाएंगे, 15। अब 15 काउंट करने का एक तो तरीका ये हो गया कि ये 15 डायरेक्ट काउंट कर लिया, और दूसरा तरीका क्या हुआ, क्योंकि हर एक को मैंने 3 बार लिखा है तो इसमें टोटल एलिमेंट 5 और इनटू हर एक को 3 बार लिखा है तो 15। इधर से भी आप देख सकते हो एवरी हैज बीन यूज्ड 3 टाइम्स, तो इधर से भी 15 हो गया, और इधर से भी काउंट करके देखोगे तो ये संख्या कितनी आएगी, 15। वही चीज मैंने यहां पे की है, वही चीज हमने यहां पे की है। हमने क्या बोला कि इसमें एस में जितने एलिमेंट्स है, मुझे नहीं पता कितने एलिमेंट है, तो मैंने क्या बोला एम एलिमेंट है, तो हर एक एलिमेंट कितने में मिल रहा है मेरे को, हर एक एलिमेंट में 10 में मिल रहा है। तो मैंने पहला एलिमेंट 10 में, दूसरा एलिमेंट 10 में, तीसरा एलिमेंट 10 में, mth एलिमेंट 10 में, तो टोटल एलिमेंट की काउंट कितनी हो जाएगी, 10 इंटू एम, 10 इंटू एम, है ना। रिपीटेड नॉन रिपीटेड सब मिला के 10 इंटू एम। अब मैंने बोला कि हर एक में 5-5 एलिमेंट है इसमें, तो 20 सेट है और हर एक में 5 है, तो फिर से काउंट करो 20 इंटू 5, तो यानी एम की वैल्यू निकाली मैंने 100/10, कितना आ गया एम की वैल्यू 10। यानी मुझे समझ में आ गया कि सेट एस में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 10 एलिमेंट आ रहे हैं। कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। सेम चीज मैंने यहां रिपीट मार दी कि अगर मुझे पता चल गया एस में 10 एलिमेंट है, और अब बोल रहा है कि एंड टू एग्जैक्टली 4 ऑफ द वाईआर, यानी कि एस का जो एलिमेंट है वो एग्जैक्टली 4 वाईआर में, तो हमने बोला क्या कि पहला एलिमेंट 4 में होगा, दूसरा भी 4 में होगा, तीसरा भी 4 में होगा, 10वां भी 4 में होगा, तो 10 गुने 4 कितना हो गया, 40। 10 गुने 4 कितना हो गया, 40। और इसमें बोला y1 से yn में हर एक में 2 एलिमेंट है, तो दैट इज 2n, n की वैल्यू 40/2, 20 आ गई। कहां लफड़ा है, सिंपल तो है। हाँ सुनोगे नहीं, बात नहीं मानोगे तो ठीक है यार, अब मैं क्या ही कर लूंगा। देख लो, अगर क्लियर है तो बताओ। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो आप लोग बोल रहे हैं क्या कि कुछ बच्चे अभी पूछ रहे हैं कि 40 कैसे आया, तो भाई एस में टोटल एलिमेंट की संख्या 10 है, और हर एक एलिमेंट एस का कितनी बार यूज हो रहा है, वाई में हर एक बार कितनी बार यूज हो रहा है, 4 में। तो हम लोग बोले 40 कैसे आया होगा, ऑफकोर्स 10 इंटू 4 कीजिएगा ना तो 40 आ जाएगा, 10 इंटू 4 कीजिएगा ना तो कितना आएगा, 40 आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 2n। ठीक है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई कहता है, सपोज कर लीजिए, है ना, इसी सवाल को हम दूसरी तरीके से आपके लिए पटक रहे हैं। मान लीजिए एक कोचिंग में 300 बच्चे हैं, है ना। एक कोचिंग में कितने बच्चे हैं, 300 बच्चे हैं ना। ध्यान सुनिए, इसी सवाल को हम लोग अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं आपके लिए। एक कोचिंग में कितने बच्चे हैं, 300 बच्चे हैं, है ना, और बोल रहे हैं क्या कि एवरी स्टूडेंट सॉल्व 5 डीपीपीस। हर एक स्टूडेंट कितने डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, हर एक स्टूडेंट 5-5 डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, है ना। हमने बोला क्या कि एक तो कोचिंग है, उस कोचिंग में क्या है कि 300 बच्चा है, 300 लड़कन है, और हर एक लड़का क्या कर रहा है कि 5 डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हर एक लड़का क्या कर रहा है, 5 डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हर एक लड़का क्या कर रहा है, 5 डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल है। अब हमने बोला क्या कि एवरी डीपीपी, आगे बोल रहा हूं, एवरी डीपीपी
60 स्टूडेंट्स, हर एक डीपीपी जो है वो 60 स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं। तो अब ये बतलाना है कि फाइंड द नंबर ऑफ डीपीपीज, फाइंड द नंबर ऑफ डीपीपीज। बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है, एग्जैक्टली सेम सवाल है, एग्जैक्टली सेम सवाल। कोचिंग में 300 बच्चे हैं, हर एक बच्चा कितने डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं? 5। कोई बोल रहा है कि सर उसमें बहुत सारे कॉमन डीपीपीज होंगे, है ना, तो ऑब्वियस सी बातें होंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर क्या कह रहा है कि हर एक डीपीपी जो है ना वो कितने लोगों से सॉल्व की जा रही है? 60 स्टूडेंट सॉल्व की जा रही है। तो कितने स्टूडेंट होंगे? कितने स्टूडेंट होंगे? यस, एकदम चैट बॉक्स छाया हुआ है मेरी जान। यही तो चाहिए एक टीचर को, इस तरह का रेस्पॉन्स मिले। बहुत बढ़िया, क्रैक कर लोगे यार, मुझे पूरी उम्मीद है। जब आप इस तरह के लॉजिक्स को अगर पकड़ सकते हो ना, थोड़ा सा कैलकुलस हमें जब 12th में आएगा वहां थोड़ा बिल्ड करना पड़ता है, बट ये बतलाता है कि आप सभी में बहुत अच्छी शक्ति है, बहुत बहुत जानदार है, बहुत जानदार है। ये मतलब ये आंसर बतलाता है, ठीक है, क्योंकि ये आंसर्स नॉर्मली जनता को करने में बहुत हालत खराब होती है, ठीक है। हालांकि मैंने यहां पे पहले सिखा दिया है, वो भी एक बात है। तो हमने बोला कि मान लो कि नंबर ऑफ डीपीपीज की संख्या है एक्स, ठीक है। तो मैं बस ये देख रहा हूं कि डीपीपी सॉल्व करने का कार्यक्रम कितनी बार चल रहा है, हाउ मेनी टाइम्स डीपीपी सॉल्व, टोटल डीपीपी जितने भी डीपीपी है वो कितनी बार सॉल्व हो रहे हैं। तो हमने बोला कि 300 बच्चे हैं और हर एक बच्चा 5 डीपीपी सॉल्व कर रहा है, तो हमने बोला कि डीपीपी डीपीपी सॉल्व कितनी बार हो रहा है? 300 इंटू 5 टाइम्स, ठीक है। 300 इंटू 5 टाइम्स क्या हो रहा है? डीपीपी सॉल्व हो रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू, क्योंकि हर एक डीपीपी 60 स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर से कितनी बार सॉल्व हो रहा है? तो हमने बोला कि एक डीपीपी को सॉल्व कर रहे हैं 60 लोग और एक्स डीपीपी है, तो हमने बोला कि फिर से सॉल्व करने का काम क्या हो रहा है? एक्स इंटू 60 टाइम्स। एंड ऑब्वियस सी बात है कि ये भी क्या दर्शा रहा है, ये भी नंबर क्या बतला रहा है कि डीपीपी कितनी बार सॉल्व हुई। ये भी क्या बतला रहा है? डीपीपी कितनी बार सॉल्व हुई। तो यहां से एक्स की वैल्यू सीधी सीधी आ जाएगी आपकी कितनी? 300 इंटू 5 अपॉन 60। अब आपको क्या फील आ गया पूरी तरीके से क्या हो रहा है ना? पक्का? ठीक है, चलिए। तो मेरे ख्याल से अब आगे बढ़ने का समय आ गया, ठीक है। अभी भी मेरे ख्याल से 2-3 सवाल रह गए हैं ना, 4 सवाल भाई साहब, 5 सवाल, 6 सवाल, ओ भाई 6 सवाल हैं, अभी भी 6 सवाल हैं अभी। मैं एक काम करता हूं, इन 6 सवालों को नहीं तो अगली बार ले लेते हैं ना, इन 6 को अगली बार ले लेते हैं। इसको एक बार और ट्राई कर लेना तुम लोग, इसको एज अ होमवर्क अभी भी दे रहे हैं, है ना, अगर नहीं किया तो जरूर कर लेना बच्चों। 1, 2, 3, 4, और अगर लास्ट में टाइम मिलेगा नहीं तो उस समय सॉल्व कर लेंगे 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस तरह का एक मैंने आज डीपीपी में सॉल्व किया है ना, डीपीपी में सॉल्व किया है, आप चाहो तो चेक कर लेना। डीपीपी नंबर 6 का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, मेरे ख्याल से नहीं मिला है तो, है ना, उसमें मैंने सॉल्व किया, आप देख लेना एक बार। इसको भी एज अ होमवर्क अभी रख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जितने भी सवाल अब रह गए हैं इसको हम लोग अगली क्लास में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा अगली क्लास में भी इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए, तो उसको नहीं तो हम लोग लास्ट में ले लेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? बिल्कुल क्लियर है मेरी बात? एक बच्चा लिख रहा है, मेरा प्यारा प्यारा बालक लिख रहा है कि सर ऐसे ऐसे ही हार्ड सवाल करवाया करो। आप चिंता ही मत करो इस बात की, तो आप चिंता ही मत करो, ठीक है। कुछ भी आपको मतलब छोड़ा नहीं जाएगा, बस ये मैं बोल सकता हूँ ना, बार बार बोलने में मेरे को भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं, बेसिक मैथ्स का सफर शुरू करते हैं, ठीक है। आर यू गाइस रेडी? एक बार चैट बॉक्स में यलगार यलगार कर दीजिए अन्ना सेना ओपी का, सो दैट कि वी कैन स्टार्ट दिस। ठीक है, चलिए।
हालांकि बेसिक मैथ्स का जो पहला लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है, ये सब थोड़ा लाइट होता है। कोई बोले सर बेसिक मैथ्स में अपना क्या है, तो बेसिक मैथ्स में हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। रीजन बीइंग कि ये ऐसे टॉपिक्स हैं मेरी जान जो मैथ्स में करीब करीब हर जगह लगते हैं। मतलब आप जब 11th और 12th के मैथ्स में इस तरीके से एक कहते हैं ना कि समुद्र के अंदर, इस नदी के अंदर जब आप तैरना चालू कीजिएगा, है ना, तो बेसिक मैथ्स की जितनी भी चीजें हैं, है ना, शुरुआती तो बहुत लाइट है। क्योंकि शुरुआती क्यों लाइट है सर? क्योंकि ये चीजें वैसे तो बच्चे 10th तक करके आते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई हमारा, है ना, अन्ना सेना का सिपाही कोई रह गया हो तो उसको भी ये चीज हम सिखा देंगे, है ना, इस चीज में। तो आप समझिएगा जो बेसिक मैथ्स की जितनी भी चीजें, जैसे हम आगे चल के पढ़ेंगे मॉड्यूलस, मॉड्यूलस में होगा और सर क्या है सर, समझ ही नहीं आ रहा है ना, शुरू शुरू में ऐसे ही रिएक्शंस आएंगे, नहीं सर समझ में नहीं आया, रिपीट कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए, शुरू के रिएक्शंस रहेंगे। बट मैं फिर से कहूंगा कि जब इस तरह की चीजें आप लिखते हैं तो आप एक्चुअली पैनिक कर रहे हैं। आप बस इस बात को टीचर के ऊपर छोड़ दीजिए कि वो फिर से उसको समझा देगा, आप मत पैनिक होइए। आप बस देखिए, लिखिए, समझने की कोशिश कीजिए, दैट इज योर पार्ट, बाकी रिपीट हम कर देंगे, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, अब सुनिएगा ध्यान से। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं बेसिक मैथ्स के अंदर जो आपको 11th 12th सब जगह काम आएंगे। ये बिल्कुल कान खोल के ये बात सुन लो, ये बात बिल्कुल दिमाग में डाल लो कि भाई ये जितने भी टॉपिक्स अभी आने वाले हैं, आज को थोड़ा लाइट रखेंगे, लेकिन आगे जितने भी टॉपिक्स आएंगे बेसिक मैथ्स के अंदर, ये सब जगह आपके लिए टूल की तरह यूज हो रहे होंगे। लॉगरिथम, मॉड्यूलस, इस तरह की जितनी भी चीजें, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं, है ना, अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। तो आपको पता होगा कि हमने नंबर्स में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी देख रखी हैं, जैसे नेचुरल नंबर है और ये सब। तो ये सारी चीजें वही हम आज बात करने वाले हैं ना, वही सारी चीजें बातें करने वाले हैं। कुछ भी आज की क्लास में ऐसा नहीं है कि नया है, लेकिन अगर आपको नया लग रहा है इसका मतलब भाई बहुत मचाए हो तुम 10वीं तक, है ना, आगे मत मचाना, बस ये ध्यान रखिएगा, है ना। अगर इसमें से कुछ भी नया लगे तो आप समझ लीजिएगा कि बहुत मचाए हैं 10वीं तक, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने बोला क्या कि बेसिक मैथ्स हमारा अब शुरू हो रहा है। बेसिक मैथ्स यहां से शुरू हो रहा है। क्या शुरू हो रहा है? बेसिक मैथ्स। सर कहीं एसिडिक तो नहीं हो जाएगा? अरे नहीं रे बुड़बक, पढ़ाई करोगे तो कुछ एसिडिक नहीं होगा, नहीं करोगे पढ़ाई तब तो एसिडिक ही एसिडिक मामला है, ठीक है। तो बेसिक मैथ्स यहां से हमारा शुरू हो रहा है। हम सबसे पहले बात करेंगे नंबर्स के ऊपर, टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स में जैसा कि आपने देखा होगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इन्हीं सब चीजों के बारे में फिर से बात करेंगे, इन्हीं सब चीजों के बारे में फिर से बात करेंगे, ठीक है। तो ये जर्नी कहां से शुरू होती है सर, है ना, क्योंकि देखो आप ये चीज समझिएगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ होगा कि जब सिविलाइजेशन शुरू हुआ होगा, आज की डेट में हम बिल्कुल सारी चीजें जो अभी तक डेवलप होती हुई आ रही हैं उन सब के पीक पे चल रहे हैं, है ना। हो सकता है आगे चल के और तेजी से एडवांसमेंट हो, लेकिन आज हम बहुत सारी चीजें जो पीछे की तरफ डेवलप हुई होंगी उन सब का पूरा ऐश मौज काट रहे हैं, है ना, एकदम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो आप इस चीज को समझिएगा कि ऐसा नहीं हुआ होगा कि अर्थ जब स्टार्ट हुआ होगा, यानी कि यहां सिविलाइजेशन स्टार्ट हुए होंगे, है ना, तो भगवान ने बोला होगा कि भाई तुम एक किताब पढ़ो, तुम एक किताब पढ़ो, तुम मैथ्स पढ़ो, तुम अलजेब्रा पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं। धीरे 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 इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये सारी चीजें निकल कर आई हैं, सभी चीजें, ठीक है। सभी को खोजने वाला, सभी को डिस्कवर करने वाला, इन्वेंट करने वाला कोई ना कोई इस दुनिया में एक इंसान ही था। और आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आगे चल के इस तरह के कार्य कर रहे होंगे जो इंडिया और इस विश्व को फायदा पहुंचाएंगे। अभी तो कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो कोई बोले सर जर्नी कहां शुरू हुई, तो हमने बोला कि जर्नी शुरू हुई मेरी जान नेचुरल नंबर से। कहां शुरू हुई? नेचुरल नंबर से। कहां शुरू हुई? नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर जिसको हम लोगों ने क्या कहा? काउंटिंग नंबर्स, है ना। नेचुरल नंबर जिसको हम लोगों ने क्या कहा? काउंटिंग नंबर्स। कोई बोले सर ये अचानक से दिमाग में कैसे आया होगा काउंटिंग नंबर्स? अचानक से तो नहीं दिमाग में आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक पहुंचते पहुंचते इस विश्व को एक जमाना लग गया यहां तक पहुंचने के लिए। शुरू में काउंटिंग के लिए 1 2 3 4 ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं यूज किया जाता था। इसको भी पता है आपको जान के बहुत प्राउड फील होगा
किसको हिंदी न्यूमेरल्स कहते हैं, हिंदू न्यूमेरल्स कहते हैं। तो आप इस चीज को समझिएगा, आप इस चीज को समझिएगा कि जो 1 2 3 4 5 ये सब कर रहे हैं हम लोग, ये हमारा ही दिया हुआ है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में कैसे करते थे, हर जगह पे लोग सिंबल्स बनाते थे। सिंबल 1 को लिखने के लिए एक सिंबल होता था, 2 को लिखने के लिए एक सिंबल होता है, 3 को लिखने के लिए एक डिफरेंट सिंबल होता था। इस तरीके से लोग सिंबल सिंबल खेलते थे। समझ में आ रही मेरी बात? तो हम लोग बोले कि नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स तक पहुंचने में जमाना लग गया। तो हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आज की डेट में, है ना, आज की डेट में हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एन से। और इसमें कैसे आता है काउंटिंग नंबर, जैसे काउंटिंग नंबर, जैसे हम कुछ काउंट कर रहे हैं, है ना, जैसे हम कुछ काउंट कर रहे हैं, जैसे अगर कोई बोलता है कि यार सर हमारे घर में एप्पल पड़े हुए हैं, तो हमने एप्पल को काउंट किया 1 2 3 4, दैट इज कॉल्ड एज काउंटिंग नंबर। तो हमने बोला कि नेचुरल नंबर इसको कहते हैं, और नेचुरल नंबर में क्या क्या चीजें आती है, तो नेचुरल नंबर में आता है तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये सिलसिला चलता जा रहा है। दिस इज व्हाट इज नेचुरल नंबर। आप देखो कर्ली ब्रैकेट में जब हमने 1 2 3 4 5 लिखा, तो स्पेसिफिकली यही नंबर इंक्लूड होंगे, इसके बीच का कोई भी नंबर इंक्लूड नहीं हुआ। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग व्हाट, कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, तो हम लोग बोले कि नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, आप कोई बोले सर होल नंबर, तो हमने बोला होल नंबर का मतलब हुआ जस्ट, इसको जनरली हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, डब्ल्यू से, है ना। होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। और हम लोग बोले कि डब्ल्यू में क्या होगा, डब्ल्यू में हम लोग बोल रहे हैं क्या कि जस्ट आपको कौन मिल जाएगा, इसमें ऐड क्या हो जाएगा, 0, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास होल नंबर का सेट, है ना। ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, होल नंबर का सेट। यानी कि जैसे जैसे आगे बढ़ा होगा सिविलाइजेशन, तो माइट भी हो सकता हो, है ना, इस तरह की इक्वेशंस आई होंगी, x + 1 = 1। सपोज कर लीजिए कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है x + 1 = 1, और हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पता है बच्चों, नेचुरल नंबर्स, तो आप इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को डेवलप नहीं कर पाएंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को नहीं लिख पाइएगा अगर आपको सिर्फ यहां तक पता है। तो विद द हेल्प ऑफ होल नंबर्स आप इस तरह की इक्वेशंस को ही सॉल्व कर पाइएगा, और फिर यहां पे लिख पाइएगा x = 1 - 1, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 0। तो दिस इज हाउ हम लोग बोल सकते हैं क्या, नो वॉइस, ठीक है। तो हम लोग लेंगे दिस इज गोइंग टू बी द वे जिसमें हम लोग बोल रहे हैं क्या कि हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, सॉल्व कर सकते हैं। x = 1 - 1, 1 - 1 is going to be what, 0। x = 1 - 1, that is going to be 0। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि होल नंबर के बारे में बात करें तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से नेचुरल नंबर, होल नंबर, और उसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटीजर्स। जैसे अगर मान लीजिए कि इस तरह की इक्वेशंस आई, लाइक x + 1 = 2, x + 2 = 1। तो अगर बच्चों तुमको सिर्फ और सिर्फ होल नंबर की कहानी पता है ना, अगर तुमको सिर्फ और सिर्फ होल नंबर की कहानी पता है, तो x + 2 = 1 यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व, है ना। x + 2 = 1 जो है वो आप क्या है कि सॉल्व नहीं कर पाइएगा बच्चों, है ना। x + 2 = 1 क्या है कि सॉल्व नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो आप यहां पे समझिएगा कि अगर होल नंबर पता है तो आप इसमें से कोई भी नंबर डाल के देख लीजिए, 0 1 2 3, इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो हमने बोला क्या कि इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए फिर हमने नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन किया, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन किया। और कोई बोले इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दो तरीके बच्चों, z और i। मोस्टली आप देखोगे z से रिप्रेजेंट किया जाता है इंटीजर को, और i से भी हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इंटीजर को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट, जो कि मैंने पहले भी आपको बतलाया, है ना, जो मैंने आपको पहले भी बतलाया। तो हमने बोला कि फिर सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स में 0 भी आएगा, नेचुरल नंबर भी आएगा, और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी आएगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये इस तरीके चलेगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना। -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इंटीजर्स आ जाएंगे, है ना। इस तरीके से क्या आ जाएंगे, तुम्हारे पास इंटीजर्स आ जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, अब जब कहानी यहां तक पहुंची थी, है ना, जब तक कहानी यहां तक पहुंची थी, तो ऐसा मतलब बहुत बार हो जाता है कि हाँ यार सब कुछ सही चल रहा है, कुशल मंगल चल रहा है, बढ़िया बढ़िया चल रहा है। लेकिन जैसे ही इस तरह की इक्वेशंस आए, है ना, जैसे ही इस तरह की इक्वेशंस आए, लाइक 2x = 7,
तो यहां पे फिर से हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ट्विस्ट आया, कि जैसे ही 2x इक्वल टू 7 टाइप की कोई इक्वेशन हमारे सामने आई तो देयर केम अ ट्विस्ट, कि भाई इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 आ जाएगा। क्योंकि हम सभी को पता है कि अगर किसी भी नंबर को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो दैट इज गोइंग टू बी ऑलवेज इवन, है ना। तो यानी कि 7 तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। तो यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रियलाइज हुआ कि हमें अलग तरह के नंबर्स को डिस्कवर जनरेट करने की जरूरत है। आपको बोले कि सर किस तरह के नंबर्स, तो हमने बोला कि फिर हमने डिफाइन किया विद द हेल्प ऑफ 2 इंटीजर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। हम लोग बोले कि विद द हेल्प ऑफ 2 इंटीजर्स, हमने जिसको आप पढ़ के अभी आए भी होंगे, जिसको हम लोगों ने क्या कहा, रैशनल नंबर्स, है ना बच्चों, जिसको हम लोगों ने क्या कहा, रैशनल नंबर्स। तो इस बात को समझिएगा, इस बात को आप समझिएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा कि जब तक सेट ऑफ इंटीजर्स डिफाइन था तो आपने 2 से अगर किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई किया तो 7 कभी भी नहीं आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों ने बोला क्या कि हमने क्या डिफाइन किया, रैशनल नंबर, और ये जो डिफाइन किया गया दैट इज विद द हेल्प ऑफ 2 इंटीजर्स, दैट इज विद द हेल्प ऑफ 2 इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, p बाई क्यू, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, p बाई क्यू। तो हम लोग बोलेंगे कि रैशनल नंबर को जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, q से, है ना। रैशनल नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाई क्यू। और हम लोग यहां पे आइडिया क्या है कि हम लोग इसको लिखते कैसे हैं, p बाई क्यू। कैसे लिखते हैं, p बाई क्यू। ऑब्वियस आते हैं p और q हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। तो बोले सर लोएस्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, बोलने के लिए बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लोएस्ट फॉर्म में नहीं भी है तब भी आप उसको रैशनल नंबर बोल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। लेकिन जनरली सिंप्लीफिकेशन के पर्पस के लिए हम इसको लोएस्ट फॉर्म में ही लिखते हैं। तो ले ले p एंड q आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। q 0 नहीं होगा क्योंकि 0 से डिवीजन इज नॉट अलाउड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ध्यान रखिएगा। 0 से डिवीजन इज नॉट अलाउड। डिवीजन बाई 0 इज नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हो, इज नॉट अलाउड ज्यादा बेहतर है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि डिवीजन बाई 0 इज नॉट अलाउड, है ना, इज नॉट अलाउड। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं क्या कि p बाई क्यू, p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यानी इस चीज को समझिएगा कि रैशनल नंबर को डिफाइन करने के लिए हमने 2 इंटीजर्स का सहारा लिया। और किस तरीके से डिफाइन किया, p अपॉन q टाइप्स में, जहां p और q दोनों इंटीजर्स हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। क्या p एंड q का लोएस्ट फॉर्म में होना जरूरी है रैशनल नंबर कहलाने के लिए? रैशनल नंबर कहलाने के लिए ऐसी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हां सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से हम जनरली p और q को क्या करते हैं, लोएस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई क्या? इज दिस क्लियर? यस, z मींस इंटीजर, z मींस इंटीजर। ठीक है, ठीक है, चलिए अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक चीज आई है ना, बहुत बहुत लंबे समय तक, जैसे आप जानते होंगे, है ना, कि बहुत सारे लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझते भी होंगे कि जैसे अगर हम रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन सोचें तो 2 तरह की बातें होती हैं। अगर आप, है ना, अगर आप रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन सोचे तो 2 तरह की बात होती है। रैशनल नंबर का अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन सोचिएगा तो 2 तरह की बात मिलेगी आपको, 2 तरह की बात मिलेंगी। या तो वो सारे नंबर आपको टर्मिनेटिंग होंगे। टर्मिनेटिंग मतलब क्या हुआ गुरु? रुक जाएंगे। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे। और या फिर क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कोई बोले सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं बाबू, अभी समझाएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जैसे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेंगे कुछ इस तरह के रैशनल नंबर लाइक 5/2, है ना। 5/2 की वैल्यू क्या होती है भैया? 2.5। तो यानी इसका जब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब डेसिमल के टाइप लिख रहे हैं तो ये देख सकते हो टर्मिनेटिंग है, मतलब 5 पे रुक गया, 5 पे रुक गया। कोई बोले सर 9/4,
तो हमने बोला कि 225 2.25 रुक गया। तो आप देख सकते हो इस तरह के रेशनल नंबर्स हैं जिसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये टर्मिनेटिंग है। इसको हम लोग कौन सा क्लास कहते हैं? टर्मिनेटिंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? टर्मिनेटिंग। अब ऐसे भी हैं जो टर्मिनेट नहीं होते हैं। कोई बोले सर कैसे वाले? तो हमने बोला जैसे मान लीजिए 4/3 4/3 कितना होता है गुरु? 1.33333333333 सो ऑन, चलता जाता है। तो यानी अब आप इसको कैसे लिखिएगा? इसको आप ऐसे लिखिएगा 1.3 और जो चीज रिपीट हो रही है उसके ऊपर लगाते हैं बार। बार सुन के भटक मत जाइएगा, इधर उधर मत चले जाइएगा, ठीक है? तो हम लोग ये जो 3 से चल रहा है ना, तो फ्री मत हो जाइएगा और ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग लिखते हैं 1.3 बार। इस सिंबल का मतलब हो गया क्या कि 333 रिपीट कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आप देखोगे और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, है ना? जैसे अगर कोई कहता है, सपोज कर लो, चलो मेरे ख्याल समझ में आ गया तुम्हारे को। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे और भी लिख सकते हैं, बट ठीक है, टाइम क्या वेस्ट करना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है कि जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ये दो तरीके के, इधर इट इज टर्मिनेटिंग और या फिर ऐसा वाला है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी कि बार बार ये क्या चीज हो रही है? रिपीट। हाँ, कोई भी रेशनल नंबर लीजिएगा तो इस तरह के दो चीजें मिल जाएंगी, ठीक है? तो मेरे ख्याल से ये चीज समझ लीजिएगा कि ये हो गया क्या? नॉन टर्मिनेटिंग वाला बात। अब यहां पे मैथमेटिशियंस को एक लंबे टाइम तक पता है एक बिलीव हो गया, और उसका रीजन एक नहीं था, दो था। एक तो ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा ये है ना जो अब मैं बोलने वाला हूं, दूसरा ये। दूसरा क्या था? दूसरा क्या था सर? दूसरा था हरवजन वाला नहीं सर। दूसरा था कि बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, there exists a rational number. There exists a rational number, और आप ये भी कह सकते हैं और infinitely many rational numbers. और infinitely many rational numbers. सुन रहे हो भैया? सुन रहे हो भैया? यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आया है ना, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आया, ठीक है? ठीक है, सुनिए ध्यान से। हम लोगों ने यहां बहुत एक इंपॉर्टेंट टाइम आया हिस्ट्री में, जब ऐसा हो गया कि जब रेशनल नंबर की खोज हो चुकी थी, तो रेशनल नंबर की खोज होने के बाद क्या हुआ कि रेशनल नंबर की दो प्रॉपर्टीज पाई गई। एक तो उसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड कि भाई उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है या तो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। बट क्या है? रिपीटिंग। और दूसरा, दो रेशनल नंबर के बीच में, है ना, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनेटली बहुत सारे रेशनल नंबर आने लग गए। तो यानी यहां पे एक लोगों के अंदर कंफ्यूजन आया, मैथमेटिशियंस के बीच में कंफ्यूजन आया कि इसका मतलब नंबर लाइन का जितना भी पॉइंट है वो सब फिल हो चुका है। जैसे आपको पता होगा कि नंबर लाइन जिसपे हम लोग रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक 0 1 2, ऐसे तो अभी हम पता है, लेकिन उस टाइम पे रियल नंबर जैसी चीज नहीं थी। रेशनल नंबर आने के बाद गेम ओवर हो गया था, है ना? इस तरीके से अगर आपको याद हो, इस तरीके से हम नंबर लाइन पे चीजों को प्लॉट करते थे, याद कीजिएगा। तो यहां तक आते आते क्या हुआ कि जब रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज देखी गई, दो तरह की प्रॉपर्टीज देखी गई कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, एंड बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर देयर एग्जिस्ट अ रेशनल नंबर। तो ऐसा यहां फील आने लग गया मैथमेटिशियंस को कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज नाउ फिल्ड। हर एक पॉइंट जो है नंबर लाइन का वो भर चुका है, यानी कि हर एक पॉइंट कोई ना कोई रेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है ना? ये बहुत लंबे समय तक इस तरह की धारणा चलती रही, जब तक कि इस तरह के इक्वेशंस के साथ डील नहीं करना चालू किया। इक्वेशंस लाइक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, इक्वेशंस लाइक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, जब इस तरह की इक्वेशंस आई तो फिर से हाथ पांव फूलने लगे कि भाई रेशनल नंबर में तो इसका सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है, रेशनल नंबर में इसका सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है। जब इसको सॉल्व किया गया और इस तरह की चीजों को कैलकुलेट किया गया +- √2, यानी कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि जब √2 को कैलकुलेट किया गया
वैसे तो हमें पता है कि √2 की अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग लेते हैं 1.414, बट दैट इज अप्रॉक्स वैल्यू, दैट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। तो इसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में देखा गया, पता है क्या, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखी गई कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेट नहीं कर रहा है और ना तो रिपीट कर रहा है। यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ना, इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज नीदर, है ना, दिस इज नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। क्लियर है क्या, है ना। तो हम लोगों ने इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है दैट वाज नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। तो यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक बहुत बड़ी चीज निकल कर आई कि भाई इसका मतलब है कि ये नंबर लाइन कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। ये कंप्लीटली फिल्ड क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसे नंबर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ना तो टर्मिनेटिंग है और ना रिपीटिंग है, जबकि हम जितने रेशनल नंबर को देख रहे हैं वो या तो टर्मिनेटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग अगर नहीं है तो रिपीटिंग है। यानी यहां समझ में आया कि दिस इज नॉट द सेम थिंग जो अभी तक हम डील करते आ रहे हैं, यानी कि दिस इज नो मोर अ रेशनल नंबर। और इस क्लास ऑफ नंबर को हम लोगों ने क्या डिफाइन किया बच्चों, इर्रेशनल नंबर के नाम से। इस क्लास को हम लोगों ने क्या डिफाइन किया, इर्रेशनल नंबर के नाम से। तो बच्चों इर्रेशनल नंबर के बारे में अगर हम बात करें कि हाउ वी डिफाइन दिस, तो हमने बोला इर्रेशनल नंबर को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि नंबर्स विच आर नीदर, है ना, नंबर्स विच आर नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, नॉर रिपीटिंग, है ना, नंबर्स विच आर नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग इज कॉल्ड एज इर्रेशनल नंबर्स। है ना, ऐसे नंबर जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ना तो रिपीटिंग है और ना टर्मिनेट कर रहा है, ना रिपीटिंग है, दैट इज कॉल्ड एज इर्रेशनल नंबर। यस, और इसको हम लोगों ने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, क्यू ऊपर बार भी लगा सकते हो या सी, जो हमने अभी सेट में पढ़ा ना कॉम्प्लीमेंट या बार, उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं ना। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, वैसे तो मैं तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया, है ना, इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया। ठीक है भाइयों, क्लियर है। ओके, चलिए, मेरे ख्याल से अगर ये कहानी क्लियर है ना, अगर ये कहानी क्लियर है, ठीक है ना, तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं ना। ये इर्रेशनल नंबर तक की कहानी हम लोगों ने कवर कर ली। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कैलकुलेशन स्पीड अगर अच्छा रहे, ठीक है, तो आपको ये चीज याद करनी पड़ेगी। स्क्वायर्स अप टू 21, है ना, पहले तो पहला फेज है ना, चाहो तो इसको मान सकते हो फर्स्ट फेज, है ना। आप चाहो तो इसको 30 तक लर्न कर सकते हो स्क्वायर्स को, है ना। आप चाहो तो स्क्वायर्स को कहां तक लर्न कर सकते हो, 30 तक लर्न कर सकते हो। समझ में आ रही मेरी बात। और दूसरा जो है क्यूब को आपको कहां तक लर्न करना है, 12 तक। आप चाहो तो 20 तक भी ले जा सकते हो, लेकिन फर्स्ट फेज में मिनिमम आपको ये सारी चीजें कर लेनी है। इसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट में बच्चे क्या है 2 डेसिमल तक याद करते हैं। आईआईटी में काम नहीं चलेगा, आईआईटी में काम नहीं चलेगा। आईआईटी में आपको 3 डेसिमल तक चीजों को ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपके लिए बना दिया है, आप इसको बिल्कुल लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। आप चाहें तो जहां भी आप पढ़ते हैं, जहां भी आपका स्टडी टेबल लगा हुआ है, वहां पे इसको एज अ मतलब फोटो खींचकर या जो कुछ भी आप करके या लिखकर चार्ट पेपर में लिखकर उसको बिल्कुल सामने रखिए और उसको बार बार लिख लिख कर बोल बोल कर याद कीजिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको स्क्वायर्स कम से कम पहले 21 तक, फर्स्ट फेज में 21 तक अच्छे से याद हो जाने चाहिए। क्यूब आपके 12 तक बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, और इसी तरीके से स्क्वायर रूट आपके 10 तक बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर होने चाहिए। क्या मेरी बात सभी बच्चे मानेंगे?
ठीक है। चलिए, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये सब हम लोगों ने डन कर लिया है ना। इसमें एक नोट आएगा, उसको एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना। इसमें एक नोट आएगा, इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब नोट में ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के टर्म्स बार बार यूज होते हैं ना, इस तरह के टर्म्स बार बार यूज होते हैं। जैसे एक टर्म यूज होता है पॉजिटिव नंबर, एक टर्म यूज होता है नेगेटिव नंबर, एक टर्म यूज होता है नॉन नेगेटिव नंबर, एक टर्म यूज होता है नॉन पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो इसके बारे में पहले समझे, लेकिन उससे पहले हम एक बार जीरो के बारे में सोचे। कोई बोले सर जीरो के बारे में क्या सोचे सर, है ना, ध्यान सुनना बेटा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जीरो के बारे में हम क्या सोचे? कोई बोले जीरो इज व्हाट, जीरो क्या पॉजिटिव है, जीरो क्या नेगेटिव है? क्वेश्चन इज जीरो इज फर्स्ट ऑप्शन पॉजिटिव, सेकंड ऑप्शन नेगेटिव, एंड थर्ड ऑप्शन नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आप एक बार मेरे को फटाफट से 30 सेकंड के स्पोल में मेरे को यह बतलाइए कि जीरो के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं। ठीक है, एक दो बीच में डी भी आ रहा है भाई, इनका चित्रगुप्त जी अलग से इलाज करेंगे मुझे लग रहा है। चलिए, दैट इज अ ग्रेट परसेंटेज, है ना। आप देख रहे हो ना, 10% लोग जो ऐसे हैं यहां पे जो, मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप नहीं सपोर्ट कीजिए। घूम फिर के आएगा, आपके ऊपर भी आएगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। सब कुछ आता है, वापस आता है, जो दिया है वो आएगा ही आएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो हमने बोला कि जीरो इज पॉजिटिव, जीरो इज नेगेटिव, नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव या नन ऑफ द अबव। तो हम लोग बोले कि जीरो के बारे में बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जीरो 85% लोगों ने आपने बोला, तो जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात है। जीरो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इट इज अ डिमार्केशन, है ना, इट इज अ डिमार्केशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। ये एक बाउंड्री की तरह काम कर रहा है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। तो जीरो के बारे में बिल्कुल तसल्ली से दिमाग में रख लीजिएगा कि जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, इट इज जस्ट अ डिमार्केशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। जीरो को अलग अलग नामों से भी बुलाया जाता है ना, जीरो के अलग अलग नाम है ना। जीरो को हम जैसे भी नल सेट देख रहे थे आप, तो नल भी बोलते हैं अपन, है ना। क्रिकेट की भाषा में हम लोग इसको डक भी बोलते हैं, है ना। वैसे हिंदी में अगर हम देखें तो उसको शून्य भी बोलते हैं। और भी अलग अलग तरीके से, है ना, और भी अलग अलग तरीके से जीरो को बुलाया जाता है ना, और भी अलग अलग तरीके से जीरो को बुलाया जाता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो देयर आर डिफरेंट वेज जिसमें हम जीरो को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज देखिएगा, नेचुरल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड एज पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर आपको कभी भी पॉजिटिव इंटीजर का जिक्र आए तो आपको बस एक ही फिक्र होना चाहिए कि पॉजिटिव इंटीजर मतलब ऐसे इंटीजर जो जीरो के आगे मिलेंगे। पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या हो गया बेटा? पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो गया कि वो इंटीजर जो जीरो के आगे मिलेंगे, लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी कि नेचुरल नंबर की बात कर रहा है ना। ये आपसे किसकी बात कर रहा है? नेचुरल नंबर की। अगर कोई कहता है सर जी नेगेटिव इंटीजर, तो हमने बोला नेगेटिव इंटीजर जो जीरो के पीछे मिलेंगे, है ना। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये चालू हुआ डिंग 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 -3 -2 -1, यानी कि हम लोग बोले क्या, नेगेटिव इंटीजर में यहां पे आके रुकेंगे। अगर कोई कहता है बेटा सुनना ध्यान से, नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्या ये टर्म आप पहली बार सुन रहे हैं? अगर नहीं सुन रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, है ना। नॉन नेगेटिव इंटीजर, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, नॉन नेगेटिव इंटीजर
नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब ऐसे इंटीजर है ना, इसका मतलब थोड़ा दिमाग की गहराइयों में लाइए। नॉन नेगेटिव इंटीजर इंग्लिश से हिंदी बनाते हैं कि ऐसे इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है। मतलब आपको इस सेट को बनाते वक्त नेगेटिव इंटीजर हटाने हैं, बस नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो हमने बोला कि नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब हमें सिर्फ नेगेटिव इंटीजर हटाने। तो इंटीजर में क्या क्या बच जाएगा फिर, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर से एक बार सुनिएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब ऐसे इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव नहीं है तो कौन है, जीरो है क्या नेगेटिव? नहीं सर, जीरो नेगेटिव नहीं है। तो कोई बोले जीरो सर क्या पॉजिटिव है? नहीं, हम तो वो बोल ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ वो लिख रहे हैं जो नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव नहीं है तो जीरो के बारे में क्या कहते हो, नेगेटिव है या नहीं है? तो हम नहीं है बोलते हैं, तो जीरो को इंक्लूड करना पड़ेगा। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। और इसको आप होल नंबर भी कह सकते हैं, इसको आप होल नंबर भी कह सकते हैं, ठीक बात है ना। अगर कोई बोलता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब बच्चों ऐसे इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं है ना, ऐसे इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं है। अगर हमने बोला कि पॉजिटिव नहीं है मतलब क्या हुआ सर, तो हमने बोला पॉजिटिव नहीं है मतलब, ठीक है ना, 1 2 3 हटा के, यानी हम लोग बोल सकते हैं ये क्या होगा, -3 -2 -1 एंड 0। इस तरीके से जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं इंक्लूडिंग जीरो, मतलब जीरो ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, एंड दैट्स वाई ये इसमें भी आएगा, इस सेट में भी आएगा और इस सेट में भी आएगा, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो इसमें मेरे ख्याल से हम लोगों ने सारे पॉइंट्स कंक्लूड कर लिए हैं। आप देख लीजिएगा, लास्ट वाले में हम लोगों ने बात भी कर ली है कि जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, बट जीरो इज द मेंबर ऑफ द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव एज वेल एज नॉन पॉजिटिव इंटीजर, है ना। दैट इज जस्ट अ डिमार्केशन लाइन। तो ये मैंने लिखवा दिया, आप चाहें तो लास्ट में नोट अपना आराम से बना लीजिएगा ना, ये पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं बच्चों, ठीक है। अब हम बात करते हैं इवन इंटीजर्स। अब हम बात करते हैं बच्चों इवन इंटीजर्स के बारे में, है ना। इवन इंटीजर्स किसको कहते हैं, इवन इंटीजर्स किसको कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। यस, वेरी गुड गाइस, लव यू ऑल, लव यू ऑल। अगर कोई पूछे इवन इंटीजर्स किसको कहते हैं, तो हम लोग बोले कि इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाई 2। इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड एज इवन इंटीजर्स, इज कॉल्ड एज इवन इंटीजर्स। ऐसे इंटीजर जो दो से भाग दे पाए, आप भागे नहीं, भाग दे पाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इवन इंटीजर। जैसे अगर कोई बोलता है ऐसे 2 4 6 8 10, ये सब के सब क्या है, इवन इंटीजर्स। क्या -2 -4 -6 के बारे में भी आपकी सेम राय है, क्या ये भी इवन इंटीजर है? यस और नो जल्दी, क्या ये इवन इंटीजर्स है? यस सर, क्योंकि सबके सब 2 से बेटा डिविजिबल हैं। क्या ये इवन इंटीजर है? क्या ये इवन इंटीजर्स है? क्या ये इवन इंटीजर्स है? आंसर इज यस, दोनों के दोनों इवन इंटीजर्स हैं, है ना। अब एक और सवाल, अब एक और सवाल, ठीक है ना। जीरो के बारे में आपकी क्या राय है, इज इट इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर? है ना, कल बताऊंगा, देख लीजिएगा, है ना। दिस इज ए बी सी, और फिर चौथा हो सकता है पहले आप, क्यों बेचारे डी वालों को भी निराश करें, है ना, उनके लिए भी कुछ रख देते हैं बेचारे, नहीं तो परेशान हो जाते हैं। डी मार्क करके कूल बनने का मौका मिल जाता है उनको, कूल बनने का जो एक मौका होता है ना बच्चों, मिल जाता है। डिसपॉसिबल, यस, आई हैव मिस दिस वन, डिसपॉसिबल, बिल्कुल सही बात है, डिसपॉसिबल में
मैंने मिस कर दी, डिसपॉसिबल मैंने मिस किया है, आई एम सॉरी। अब मैं डिस्प्रेशन में जा रहा हूं, अब मैं डिस्प्रेशन में जा रहा हूं, ठीक है। तो आई होप इट इज डन, है ना। और हम ए ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे, शो रिजल्ट्स। लेट्स सी, 60% लोग कह रहे हैं, है ना, 60% लोग कह रहे हैं कि भाई ये एक इवन इंटीजर है, एंड दे आर ओनली द वन जो मेरे ख्याल से बढ़िया चल रहा है उनका, है ना, कि उनको समझ में आया कि भाई डेफिनेशन क्या कहता है, ठीक है। कोई बोले सर ना तो ऑड ना तो इवन, 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 ठीक है। आप याद करो दिल्ली में एक टाइम पे चलता था, है ना, इवन ऑड का फंडा, है ना, कि इन इन डेज पे इवन नंबर गाड़ी है चलेगी और इन डेज पे ऑड नंबर वाली गाड़ी चलेगी। तो इवन और ऑड में कौन सी गाड़ियां चल रही थी जिसके यूनिट डिजिट पे इवन था या ऑड था, है ना। अब मान लो एक ऐसी गाड़ी है, जैसे मान लीजिए, है ना, कि आपके गाड़ी के लास्ट डिजिट पे, है ना, 2 है तो आपको पता है कौन से दिन पे चलेगी, 4 है, ठीक है ना, तो आपको पता है कौन से दिन पे चलेगी, 1 है तो आपको पता है कौन से डेट पे चलेगी। और वो गाड़ियां जिनके यूनिट प्लेस पे 0 है तो बेचारे कंफ्यूज होंगे, ऑड डेज में निकालते होंगे, बोलेंगे यार 0 इज नीदर ऑड नॉर इवन, चलो घर के अंदर। फिर इवेंट डेज पे निकालेंगे, बोलेंगे यार 0 इज नीदर ऑड नॉर इवन, फिर से चलो घर के अंदर। तो यानी आप समझ रहे हो, कुल मिला के बेचारा बस गाड़ी खरीद के बैठा हुआ है और उसकी गाड़ी तो चली नहीं रही है, ठीक है। तो आप इस बात को समझिएगा, है ना, आप इस बात को समझिएगा कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, 0 इज इवन। क्यों सर? क्योंकि हम लोग बोले ये डेफिनेशन फॉलो कर रहे हैं, इज 0 डिविजिबल बाई 2। अगर मैं 0 को 2 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा बताओ? 0 आएगा। यस सर। तो आप डिविजिबिलिटी किसको बोलते? आप डिविजिबिलिटी किसको बोलते हैं? हमने बोला डिविजिबिलिटी सिंपल सी बात है यार, कि डिवाइड करने के बाद एक इंटीजर आ जाए। जैसे कोई बोलेगी सर 7 इज डिविजिबल बाई 3 और नॉट, तो हमने बोला नहीं, क्योंकि इसको डिवाइड करने के बाद जो चीज आ रही है वो इंटीजर नहीं है। तो हमने बोला कि 7 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। कोई बोले सर 10 इज डिविजिबल बाई 2 और नॉट, तो हमने बोला हाँ भाई ये डिविजिबल है, क्योंकि 10/2 कितना आएगा 5। तो डिविजिबल किसको कहते हैं? डिविजिबिलिटी हम लोग कह रहे हैं कि जब हम डिवाइड करें तो एक इंटीजर मिले। तो मैंने बोला कि 0 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 0 मिलेगा, जो कि एक इंटीजर है। यस और नो? यस सर। तो हमने बोला कि ये वाला है क्या? नहीं, ये इंटीजर नहीं है, तो हमने बोला सर इज नॉट डिविजिबल बाई 3, क्योंकि हमें इंटीजर नहीं मिला डिवाइड करने के बाद, है ना भाई। और कोई बोले ये, तो हमने बोला यस। तो आप देख लो कि अगर ये डेफिनेशन फॉलो कर रहा है 0, तो 0 इज इवन। 0 इज व्हाट? इवन। समझ में आ रही है मेरी बात? Oh my God, so many lag on 4. Oh my God, oh my God. Voice crack. अरे भगवान, हे प्रभु, इस देश में क्या हो रहा है? वॉइस लैग हो रही है। अरे अरे मेरे बच्चों, अरे मेरे बच्चों। ओ हो यार, ये जुल्म हो रहा है यार बच्चों के साथ। ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। चलिए, तो हम लोग इस बात को समझ पाए क्या कि अपन बोल सकते हैं ये इवन होगा। अच्छा, इवन इंटीजर्स को जनरली हम कैसे लिखते हैं ना, इवन इंटीजर्स को जनरली कैसे लिखते हैं बच्चों, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आपको पता होगा कि जनरली हम इसको 2k टाइप लिखते हैं, है ना, 2k टाइप लिखते हैं, है ना, जहां k क्या होगा, k विल बी सम इंटीजर, है ना, जहां k विल बी सम इंटीजर। ठीक है। तो यानी हम लोग बोलेंगे कि जनरली हम लोग बोलेंगे कि 2k टाइप लिखते हैं और जहां k क्या होगा, इंटीजर। एक साइंटिस्ट स्टूडेंट है जो मेरे ख्याल से चैट में निरंतर 0/3 की बात कर रहे हैं, है ना, 0/3 की बात कर रहा है, कह रहा है कि सर 0/3 इज 0। तो इससे मुझे क्या लेना देना मेरे भाई? इससे मुझे क्या लेना देना? 0/3 इज 0, 0/4 इज 0, 0/10 इज 0, उससे मुझे क्या लेना देना?
कोई बोले सर 3 से डिविजिबल हो रहा है 0, उससे क्या लेना देना? इवन और ऑड क्या चीज पे डिपेंड करता है कि भाई 2 से डिविजिबल है या नहीं है? 3 का पिक्चर में सीन रोल कहां है? को बोले सर वो 20 से डिविजिबल है, 30 से, कोई मतलब नहीं भाई, उससे मुझे क्या लेना देना। हमें इवन और ऑड क्लासिफाई करते वक्त हमारे दिमाग में किससे डिविजिबिलिटी आनी चाहिए? 2 से। तो अगर 2 से डिविजिबल है तो इवन है, और 2 से नहीं है तो फिर ऑड है। अगर आप बोल रहे हो सर 3 से डिविजिबल, तो जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या 6 ऑड हो गया? 6 भी 3 से डिविजिबल है। अगर तुम उस लॉजिक को पकड़ रहे हो कि सर 0 3 से रखते हैं तो ऑड हो, 6 भी 3 से डिविजिबल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये लॉजिक बिल्कुल भी आपका काम नहीं करेगा, है ना। हमें सिर्फ 2 पे फोकस करना है। लैग लिख दो यार, क्या करें। यार ये बहुत लैग लिख रहे हैं भाई, बहुत लैग लिख रहे हैं। 10 हेलो सर, फुल लैग। हेलो 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 हेलो। अभी थोड़ी देर पहले भी बोल रहे थे कि हो गया, फिर हो गया। अभी ठीक आ रही है क्या आवाज भाई? एक बार जल्दी से बतला दो, फटाफट से बतला दो, एक बार जल्दी से बतला दो बच्चों। हु हा। यार यार चेक तो कर रहे हैं यार, कोई लैग नहीं है, तुम लोग यार मजे ले रहे हो यार। कोई नहीं, 10 मिनट एक्सटेंड कर देंगे, उसमें क्या है। ये जो 10 मिनट है ना, उसको एक्सटेंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लैग हो रहा है तो कोई बात नहीं, लैग पूरा ठीक कर लेंगे हम लोग, चिंता मत करो तुम लोग। लैग ठीक करेंगे, फिर 10 मिनट एक्सटेंड करेंगे और फिर पढ़ाई करेंगे, है ना, चिंता नहीं करेंगे। बहुत बहुत मन लगा के पढ़ेंगे ना, 10 मिनट एक्सटेंड होगा जो तुम लोग अभी देख रहे हो ना। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलने दो, मजा आ रहा है, मजा मजा आ रहा है। ठीक है, ऑल इज वेल। चलिए, अगर ऑल इज वेल तो एक बार सब लोग जयकारा लगा दीजिए। ऑल इज वेल। ओ भैया, ऑल इज वेल एक बार लिखिए। चलिए, आधा घंटा एक्सटेंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज समझिएगा कि कुछ बच्चे जो 0/3 लिख रहे थे, वो पहले ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्योंकि बहुत बहुत सारे बच्चे यहां पे क्या कह रहे थे कि 0/3 सर 3 से डिविजिबल है, तो फिर ये 0 कैसे ऑड हो गया? बेटा, हमें 3 पे फोकस नहीं करना है। क्यों 3 पे फोकस नहीं करना है? कि हमें डिविजिबिलिटी किससे चेक करनी है? 2 से चेक करनी है। अगर 2 से डिविजिबल है तो ही कहेंगे, और नहीं डिविजिबल है तो ऑड कहेंगे। को बोले सर 3 से डिविजिबल है, तो फिर कैसे कह दिया? अरे 3 से तो 6 भी डिविजिबल है, तो क्या तुम 6 को ऑड कह दोगे क्या?
नहीं सर। क्यों नहीं कह रहे हो? क्योंकि सर वो 2 से डिविजिबल है। तो मैं तो वही कह रहा हूं कि 0 2 से क्या है? डिविजिबल है। तो अगर 0 2 से डिविजिबल है तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर ये क्या कहलाएगा? इवन। और इवन इंटीजर को लिखने का क्या तरीका होगा बेटा? 2k टाइप का, ठीक है, 2k टाइप का। ऑड इंटीजर्स तो लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इंटीजर्स which are not divisible, which are not divisible by 2 is called as odd integers. Integers which are not divisible by 2 is called as odd integers. मेरी बात समझ में आ रही है ना? कोई बोले सर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? या तो 2k + 1 या फिर 2k - 1, दोनों में से कोई भी चीज आप यूज कर सकते हो। k इज इंटीजर, i भी लिख सकते हो इंटीजर के लिए, z भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है ना, आपकी मर्जी है, देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ चुके होंगे, है ना? आप इस बात को समझ चुके होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को तो हम लोग बाद में लेंगे, है ना? बाकी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से हम नेक्स्ट चीज जो देख रहे हैं दैट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में एक बात ध्यान रखिएगा, प्राइम नंबर में बच्चे बहुत बुद्धि लगाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि प्राइम नंबर में एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, है ना? प्राइम नंबर में एक चीज का ध्यान रखिएगा कि हम सिर्फ नेचुरल वाले पार्ट पे बात करते हैं, नेगेटिव में यहां बात नहीं करते। तो हमने बोला क्या कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं, है ना? तो हम लोग बोले कि अ नेचुरल नंबर हैविंग exactly 2 factors is called as prime number। समझे बात को? तो हम लोगों ने क्या कहा कि एक नेचुरल नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। एग्जैक्टली दोनों, ठीक है। तो आप ये पहले सोच लीजिएगा कि नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द डिस्कशन। हमारे डिस्कशन में -2 -3 -1 इन सब का कोई रोल नहीं है। प्राइम नंबर जब भी हम बात करेंगे तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट 1 2 3 4 5 6 इस तरह के नंबर्स पे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज की क्या 1 प्राइम नंबर है? तो कोई बोले नहीं सर 1 इज नॉट प्राइम नंबर। क्यों सर? क्योंकि इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर तो है नहीं। सोचो एक बार, क्या इसके 2 फैक्टर है? क्या इसके 2 फैक्टर? आंसर इज नो सर। इसका तो एक ही फैक्टर है, 1 इटसेल्फ। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि यहां पे इस बात को ध्यान रखिएगा कि 1 हैज ओनली 1 फैक्टर, है ना? 1 हैज ओनली 1 फैक्टर। तो 1 का एग्जैक्टली एक फैक्टर है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं 1 को प्राइम नहीं कहते हैं। को बोले 2 इज प्राइम नंबर, आंसर इज यस। ये सबसे छोटा प्राइम है ना? 2 इज प्राइम नंबर, ये सबसे छोटा प्राइम है ना? ये सबसे छोटा प्राइम है, 2 इज द प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 1 और दूसरा 2। तो आप ध्यान रखिएगा कि प्राइम नंबर में हम ऐसा भी बोलते हैं बच्चों कि अगर कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसके एग्जैक्टली 2 वेक्टर है, 2 फैक्टर में कौन? एक 1 एंड द सेकेंड इज द नंबर इटसेल्फ, तो हम लोग बोले उसको क्या कह सकते हैं? प्राइम नंबर। और 2 है ना, ये भी लिख दे रहे हैं ना, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 is the smallest prime number and 2 is the only even prime। 2 is only even prime। इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर बेटा इवन नहीं मिलेगा, है ना? कोई भी जो है वो इवन नहीं मिलेगा। अगर कोई पूछे सर जी 3, तो हम लोग 3 इज ऑल्सो प्राइम। क्या 4 प्राइम है? नहीं सर, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है ना? 4 के बहुत सारे मतलब 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर है, 1 है, 2 है, 4 है, ठीक है। तो हम बोले 4 तो नहीं हुआ। तो बोले सर 5, तो हमने बोला यस 5 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। तो क्या बात क्लियर होती है कि प्राइम नंबर किसको हम कहते हैं? प्राइम नंबर मतलब ऐसे नेचुरल नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं। और 1 को प्राइम क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि उसका एक ही फैक्टर है। उसका क्या है? एक ही फैक्टर है। क्लियर है क्या मेरी बात? क्लियर है क्या मेरी बात? ठीक है।
अब हम बात करें कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। तो यहां पे भी ध्यान रखिएगा कि अ नेचुरल नंबर है ना, यहां भी हम नेचुरल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। अ नेचुरल नंबर, ठीक है, अ नेचुरल नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड एज, है ना, इज कॉल्ड एज कॉम्पोजिट नंबर। एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, उसको कह सकते हैं कॉम्पोजिट नंबर, है ना। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आप बोल सकते हैं कि वन इज नीदर प्राइम नॉर कॉम। क्यों सर? क्योंकि वन के बारे में आपने समझ लिया कि प्राइम नहीं है, और कॉम्पोजिट, क्योंकि अगर हमें कोई बोल रहा है कि बच्चों दो से ज्यादा फैक्टर चाहिए, तो वन का तो एक ही फैक्टर है। तो इस हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि वन इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर? कैन यू टेल मी इन द चैट बॉक्स, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर? व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर? बोलो रे, बोलो। क्या करे भाई? क्या इट इज ऑल इज वेल? क्या बात क्लियर है? हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, सभी का फिर से स्वागत है।
हेलो, वॉइस क्रैक हो रही है। ऑल इज नॉट वेल। ऑल इज नॉट वेल। ऑल इज वेल। हल्का हल्का। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी एक नई जंग जाए हम, जी जाए हम, तू अलग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। कर लो कर लो कर लो, जरूरी है, कर लो कर लो, बढ़िया से कर लो। चलिए भाई, आज की क्लास को फिर यहां पे हम लोग बंद करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग आज पढ़ने के मूड में हैं। चीज ठीक हुई है नहीं है मुझे नहीं पता, तो आज हम लोग यहां पे इसको एंड कर रहे हैं। होमवर्क में आज कुछ भी नहीं है, नथिंग इन होमवर्क। लेकिन एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, इसमें आपको क्लास नोट्स जरूर रिपीट कर लीजिए, और डीपीपीज अगर आपकी कुछ बची हुई हैं तो जरूर कंप्लीट कर लीजिए, है ना। डीपीपी कंप्लीट एंड रिवाइज। और जो बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं तो छोटी छोटी बातों से मत घबराइएगा, छोटी छोटी बातों से मत घबराइएगा, क्योंकि आप बहुत तगड़े वाले, है ना, खतरनाक वाले योद्धा बनने वाले हैं इस जर्नी में, ठीक है। तो आप बिल्कुल इस बात के लिए चिंता मत कीजिएगा। हाँ, छोटी सी एक अनाउंसमेंट थी, तो हमने सोचा भैया अनाउंसमेंट कर ही देते हैं, है ना। अनाउंसमेंट हैं, ये देख लीजिए, ये शायद पिछली बार नहीं हुआ है ना। तो मुझे बोला गया है कि फिर से एक बार आप बतला दीजिएगा बच्चों को, तो मैंने बोला ठीक है, फिर से एक बार बताते हैं। ऑफलाइन अर्जुना जेई नीट क्विज बेस्ड ऑन नीट सिलेबस एट पीडब्ल्यू विद्यापीठ पाठशाला ट्यूशन सेंटर अक्रॉस इंडिया। क्विज डेट इज 3rd May। है ना। पीसीएम जेई पीसीबी नीट टेस्ट टाइमिंग इज फ्रॉम 12:30 PM, फॉलोड बाय क्वेश्चन डिस्कशन। उसके बाद क्वेश्चन को डिस्कस भी किया जाएगा। रिजल्ट डिक्लेरेशन विल बी ऑन 6th May 7 PM। ओके ओके। रिपोर्टिंग टाइम 12 बजे है। टू टॉप